मैंने एक एल्गोरिदम बनाया हुआ है, प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम है जो स्टॉक को ग्रेड करता है। उसके डिफरेंट हम्म। एनालिसिस के बेस पे, फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, या मे बी उनका प्राइसेस हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनका डेटा लेके, उनकी ग्रोथ लेके पूरा एक एल्गोरिदम है जो स्टॉक को ग्रेड करता है। एआई बेस्ड सिस्टम है वो। लाइक उसको, एक फाउंडर को मैं आपको बताऊं कि उसको डेवलपमेंट भी आनी चाहिए, उसको एसईओ भी आनी चाहिए, उसको मार्केटिंग भी आनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होनी चाहिए, उसकी पब्लिक प्रोफाइल भी, उसका अपनी ब्रांडिंग होनी चाहिए, उसके बाद उसके कनेक्शंस होने चाहिए, और फिर वो अ, इन सारों की बेस के ऊपर तब वो एक अच्छी स्टार्टअप रन कर सकता है। इन ड्राइव का क्या मॉडल था कि हम यूजर्स को कस्टम प्राइसिंग का ऑप्शन देंगे। उस एक मॉडल के ऊपर उन्होंने क्रीम को डिफीट कर दिया, बीट कर दिया। हम्म। अगर आपने उबर के होते हुए क्रीम बना दिया है तो फायदा नहीं है, क्योंकि उबर और क्रीम एक काम कर रही है। लेकिन अगर आपने इन ड्राइव बनाई है तो फिर आपका स्टार्टअप रन करेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा कादिर एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द टेक मुकालमा। आज है हमारे साथ हुजैफा जहूर। अब हुजैफा ने अपना बीएस इन कंप्यूटर साइंस किया था इन 2020 फ्रॉम द कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इस्लामाबाद। और उसके बाद उन्होंने अपना टेक स्टार्टअप शुरू किया कॉल्ड मेका एआई, which is basically an AI powered stock analysis platform. Now we get to talk about how Huzefa was able to pivot from his corporate job to eventually creating his own startup. He gives some really valuable advice on polishing your resume and how you can use AI effectively. तो अगर आप भी हुजैफा की तरह अपना टेक स्टार्टअप बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में, then make sure to stick till the end. As always, अगर आप हमारे गेस्ट को कांटेक्ट करना चाहते हैं फॉर एनी क्वेरीज और एडवाइस, तो उनकी कांटेक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है. Do let me know if you have any feedback and enjoy the episode. Welcome Huzefa to the Tech Mukalma. थैंक यू सो मच, आपने आज के इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला. आई रियली अप्रिशिएट इट. तो कैसे हैं आप? थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाइए। मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ. सो बिफोर वी स्टार्ट, जो लोग आपको नहीं जानते, क्या आप उनके लिए अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? ओके, तो मेरा नाम हुजैफ है और मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हुआ था कस्ट यूनिवर्सिटी 2020 में। उसके बाद मैंने एज अपना करियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर परस्यू किया, और अभी मैं इंडस्ट्री में एज अ लाइक 5 साल हो गए हैं, और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डोमेन से ही। और अभी इस टाइम मैं अपना एक स्टार्टअप रन कर रहा हूँ जो फाइनेंशियल सर्विसेज के रिलेटेड, जिसमें हम लोग स्टॉक मार्केट कवर करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज, और लाइक ये सारी फाइनेंस की डोमेन है। तो और मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ, और बस यही। अमेजिंग. तो मैंने दो चीज़ें नोटिस की कि आपका एक तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काफ़ी काम रहा है, और आपका जो लेटेस्ट स्टार्टअप है उसमें आपने थोड़ी बहुत फाइनेंशियल मार्केट्स को भी एक्सप्लोर किया, और आपकी जो टेक्नोलॉजी के स्किल्स हैं उन्हें आपने कंबाइन करके बेसिकली स्टार्टअप बनाया. तो इन दोनों फील्ड्स में, फाइनेंस में और कोडिंग में, आपका पहले इंटरेस्ट किस तरह बना, लाइक अच्छा, यूनिवर्सिटी तो से पहले? मुझे ना स्टार्ट से ही साइबर सिक्योरिटी में बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है। लाइक यूनिवर्सिटी से पहले भी मेरा दिल करता था कि, लाइक मेरे फैमिली मेंबर्स भी मुझे हैकर हैकर कहते थे उसमें। लाइक तो जस्ट थोड़ी आप ये कह लें कि कुछ मेन कोर्सेज वगैरह कर लिए, लेकिन उसके बाद जब मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई और यूनिवर्सिटी एंड हुई, तो उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया था। वो स्टार्टअप एक्चुअली स्टॉक मार्केट पे काम कर रहा था, ठीक है। तो उनका मैं फर्स्ट एम्प्लॉय था, और उन्होंने मुझे हायर किया था कि मैं उनके लिए स्टॉक मार्केट के रिलेटेड एप्लीकेशन डिज़ाइन करूं। उसमें हम एनालिसिस और कुछ, उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि फाइनेंस का, स्टॉक मार्केट का। फिर मैं उनके साथ कम से कम 2 से 3 साल रहा। उस 2 से 3 सालों में मैंने स्टॉक मार्केट को समझा, उनके साथ उनके लिए प्रोडक्ट डिज़ाइन की। फिर जब मेरा वहाँ पे स्टार्टअप में एक फेज आता है कि जब आप बिल्कुल ही स्टक हो जाते हो, लाइक आपकी ग्रोथ नहीं होती, कि आपने स्टार्टअप बना दिया, अब आप जस्ट वेट कर रहे हो कि आप उसके अंदर उसके अंदर आपने फीचर्स इंप्लीमेंट करने हैं, और अगर कोई फीचर नहीं है तो आप फ्री हो। तो जब मेरी ग्रोथ रुक गई तो मैंने खुद से कंपनी चेंज की, और मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में शिफ्ट हुआ। ऐसी कंपनी थी जो लंदन बेस्ड कंपनी थी,
और उनका पाकिस्तान में ऑफिस था, और हमारा ये काम था कि हम लोग स्टॉक मार्केट नहीं, एक्चुअली डिफरेंट डोमेन्स के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करते थे। उसके बाद फिर उस कंपनी में मैंने 1 साल काम किया, और फिर मैंने अपना जो मेरा एक्सपीरियंस था स्टॉक मार्केट का, मैंने उसी की बेस के ऊपर एक्चुअली अल्लाह का मुझ पे करम हुआ और मुझे कुछ इन्वेस्टर मिले, और फिर मैंने उनके साथ मिलकर अपना स्टार्टअप लॉन्च किया। तो जो मेरा फाइनेंस का नॉलेज था, वो नॉलेज मेरे पहले स्टार्टअप से आया था। तो वो जो साइबर सिक्योरिटी की डोमेन थी वो पीछे रह गई, क्योंकि उसमें मेरा हम्म। एक्सपीरियंस नहीं था। मेरा एक्सपीरियंस फाइनेंस में था, और मुझे कोडिंग का भी शौक था। यूनिवर्सिटी में मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स थे स्पेशल कोडिंग वाले, उनमें मेरे ग्रेड्स भी अच्छे थे। तो फिर मेरी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी थी, लाइक कि मैं कोडिंग करते हुए माइंड में एक अच्छी लॉजिक बना सकता था। तो बस मैंने अपने फाइनेंस की नॉलेज को और कोडिंग को मिक्स करके, उस टाइम ओपन एआई 2022-2023 में लॉन्च किया था उन्होंने, चैट जीपीटी। हम्म। तो उस टाइम फिर मुझे माइंड में ये हुआ कि स्टॉक मार्केट की एप्लीकेशन, मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑलरेडी इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती हैं, बस ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है जो चैटबॉट बना रही है स्टॉक मार्केट के लिए। क्योंकि डेटा तो अवेलेबल है आपके पास, हर जगह अवेलेबल है। आपने किसी भी, इवन अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो बिटकॉइन है या इथीरियम है, कोई भी कॉइन है, उनका डेटा अवेलेबल है। बट ऐसा चैट बॉट हो जो रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर आपसे एज अ ह्यूमन बात करे और आपको समझाए कि आपने ये इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पे करें, या मे बी आपने अगर ये डाटा, ये एनालिसिस है, ये हमारे एल्गोरिदम्स हैं, इनकी बेस के ऊपर अगर आपको ये समझ आती है तो आप ये वाला स्टॉक या ये क्रिप्टो खरीदें और वेट करें। तो वो मैंने उसके ऊपर, हमारा एक इन्वेस्टर था, हम लोगों ने मिलकर एप्लीकेशन शुरू की, और फिर आस्ता आस्ता हम लोग उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करना शुरू हुए। और अब हम जिस स्टेज पे हैं, हमारी यूज़र बेस भी है, हम लोग एआई ऑटोमेशन करते हैं, और हम एक अच्छे लेवल के ऊपर अपनी यूज़र बेस भी हमने सेटअप कर लिया, और हम लोगों ने पूरे प्रोडक्ट बना लिए। लाइक अभी हम पहला स्टेज क्लियर कर गया, जिसमें बिल्डिंग एप्लीकेशन, जिसमें आपने एमवीपी डिज़ाइन कर लिया, और आपने लाइक फंड रेज किया, या वो मेरे पास ऑलरेडी इन्वेस्टर था। अब हम लोग यूज़र बेस, अपनी लॉयल यूज़र बेस कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमारे यूज़र आ जाएंगे, एक लॉयल यूज़र्स हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग इजीली फिर हम उनको सब्सक्रिप्शन सेल करके अपना रेवेन्यू सिस्टम बना सकते हैं। माशाल्लाह। तो आपकी जब यूनिवर्सिटी के स्टार्ट था, आई एम श्योर आपने काफी मिस्टेक्स की होगी, काफी कुछ आपने सीखा होगा, जिससे आहिस्ता आहिस्ता आपने उन मिस्टेक्स पे काम करके आज आप जिधर हैं वो सारी चीजें आप अचीव कर सकें। तो वर देयर एनी स्पेशल लाइक लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो आपकी यूनिवर्सिटी में थे, जिनसे आपको लगता है कि काफी इम्पोर्टेंट थे वो इन इन टीचिंग यू समथिंग? अच्छा ठीक है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्वेश्चंस पूछना। मैं छोटे से शहर से था, चकवाल सिटी से। तो जब मैं हम्म। यूनिवर्सिटी गया पहली बार, तो मैं बहुत शाय था, तो मुझे शर्म आती थी। तो मेरे एक टीचर्स थे, उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछना सिखाए। लाइक वो पूरी क्लास में मुझे खड़ा कर लेते थे कि हाँ, फिजिक्स पढ़ाते थे और मुझे फिजिक्स इवन समझ नहीं आती थी। तो मैं मुझसे पूछते थे कि क्वेश्चन पूछो, मुझे कुछ भी समझ नहीं है। मैं कहता था सर मुझे नहीं पता आप क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन वो मुझे हर क्लास में मुझसे जबरदस्ती क्वेश्चंस पूछो। तो उस हैबिट ने पहले सेमेस्टर के बाद मेरी लाइफ को चेंज किया। आज भी मैं सबको यही कहता हूँ कि क्वेश्चंस पूछा करो, कि वो वाइज चीज है। अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन मे बी डम है, सारे आपको हंसेंगे, डजेंट मैटर, आप पूछो। उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके अंदर लर्निंग के लिए क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी। और एक क्वेश्चंस पूछना, दूसरा अगर लेट से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डोमेन से हो, तो उसमें कोडिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अपना डेली का 1 घंटा लाजमी कोडिंग को दें। और बस ये दोनों, एक्चुअली अब बहुत सारे दूसरे करियर्स हैं वो फेल हो चुके हैं। लाइक अगर आप लॉ को देखें, या आप सिविल इंजीनियरिंग को देखें, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग को देखें, एक टाइम था इनकी बड़ी डिमांड थी। लेकिन अब हम्म। इंडस्ट्री के अंदर, अब पाकिस्तान की डोमेन के अंदर इन सारी जॉब्स नहीं है। सिविल इंजीनियर्स के पास कम जॉब्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स, आईटी वाइड डोमेन है जो अभी इस टाइम बूम पे है, और उनका लाइक एक अच्छा है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डोमेन में, और अगर नहीं भी है तो भी, अगर अगर आपने अपना करियर सेट करना है, तो कोडिंग सीखें। कोडिंग एक, इवन अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो वहाँ पे भी आपको पाइथन सिखाते हैं। आप इवन एफएससी लेवल पे भी वो आपको पाइथन सिखाते हैं।
ए ओ लेवल्स का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन एफएससी लेवल पे पाइथन सिखाते हैं, और उसके बाद साथ सिविल इंजीनियरिंग में वो पाइथन सिखाते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पाइथन सिखाते हैं। तो कोशिश करें कोडिंग करें, एक क्वेश्चंस पूछें हर हाल में मस्ट, और एक कोडिंग सीखें। ये आपकी लाइफ को चेंज करेगी यूनिवर्सिटी लेवल पे। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट। तो ये जो नॉन टेक रिलेटेड आपने फील्ड्स का नाम लिया, जैसे सिविल इंजीनियरिंग होगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, इसमें कोडिंग किस तरह रिलेट करती है? अब मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब आप डिज़ाइन करते हो टूल्स और टेक्नोलॉजीज, वहाँ पे आपकी हेल्प होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पड़ती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो एडवांस फील्ड्स हैं, एडवांस डोमेन्स हैं। फिर सबसे ज़्यादा डिफेंस के अंदर, अगर आप डिफेंस के अंदर देखें आर्मी में, तो ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, सैटेलाइट्स पे काम करते हैं। और अगर ये ड्रोन्स पे काम कर रहे हैं, तो अब ड्रोन्स में भी आपको चाहिए होगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कोडिंग चाहिए होगी। फिर अगर आईओटी की एक डोमेन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपने शायद इसके बारे में पढ़ा हो, हम्म। वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कनेक्ट है। सिविल इंजीनियरिंग मोस्टली इतनी नहीं आती, बट जब आप मेन जो दो डोमेन्स है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इनमें काफ़ी पढ़ाई जाती है। राइट। तो आपकी जो पहली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब थी, आपने कहा था आपने एक स्टार्टअप पे काम किया। अ, जो पहली आपकी जॉब लाइक स्ट्रेट आउट ऑफ ग्रेजुएशन होती है, व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? लाइक उसमें आपने क्या चीज़ें सीखी कि स्टार्टअप किस तरह काम करता है? और कोई ऐसी चीज़ जो आपको शायद सरप्राइज की हो, लाइक एज अ स्टूडेंट जब आप करियर में ट्रांजिशन कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात है यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, अगर आप नस्ट में हो, फास्ट में हो, कस्ट में हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आपको इतना एडवांस कोडिंग नहीं सिखाई जाती, ठीक है। हम्म। मोस्टली आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो बेस कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर आप सी प्लस प्लस की बात करें, जावा की बात करें, अब जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस है ना, लाइक रस्ट, गो, पाइथन, वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर आपको उनको बहुत ज़्यादा एडवांस में यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहली बात है कि अगर आपको जॉब चाहिए, तो आपको अपने लेवल पे काम करना है। दूसरा, जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा, वो प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसके लेट से आपको पाइथन अच्छी लगती है, तो आपका पूरे का पूरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पाइथन में होना चाहिए, और वो किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा। अगर वो आपको रियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा होगा, लाइक आपने किसी सीनियर से कॉपी पेस्ट कर लिया, या चैट जीपीटी से कुछ बनवा लिया, या कुछ भी कर लिया, और वो आपको उसकी समझ नहीं है कि वो क्या हो रहा है, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। आप जो मर्जी कर लें, आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, इंटरव्यूअर हूँ, और मेरे सामने एक फ्रेश ग्रेड का एक्सपीरियंस होगा। अब मुझे पता है उसको कुछ नहीं आता, क्योंकि वो फ्रेश ग्रेजुएट है, यूनिवर्सिटी से अभी निकला है। लेकिन मुझे इतना समझ होना चाहिए कि अगर मैं इसको कुछ काम दूं, तो ये उसको इस तरीके से करके लाएगा कि इसको पता होगा कि क्या हो रहा है, उसको समझ होगी काम की। तब जाके मुझे लगेगा कि हाँ, इस बच्चे में पोटेंशियल है, तो मैं इसको इंटर्नशिप ऑफर कर सकता हूँ, या मे बी जूनियर पोजीशन ऑफर कर सकता हूँ, और विद इन 3 मंथ्स हम इसको सिखा सकते हैं। बट अगर 3 मंथ्स आपने किसी भी कंपनी के वेस्ट करने हैं, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप जॉब ना करें, ठीक है। सबसे एफ आई पी अपना अच्छा प्रोजेक्ट पे करें, खुद फोकस करके करें। उसके बाद जब आप इंडस्ट्री में इंटरव्यूज के लिए इंटर होंगे, जो स्टार्टअप्स हैं उनमें इजी जॉब मिल जाती है फ्रेश ग्रेजुएट्स को। हम्म। क्यों इजी मिल जाती है? क्योंकि स्टार्टअप्स के पास बजट लो होता है, तो वो ऐसे लोग ढूंढ ढूंढ रहे होते हैं जिनको वो अपने लिहाज, फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट बनानी है, तो मैं एक लड़का लूंगा, उसको अपने लिहाज से ट्रेन करूंगा। अब वो मेरी इंडस्ट्री को, मेरी डोमेन को समझ जाएगा, कि वो स्टॉक मार्केट को या फाइनेंस को समझ जाएगा। उसके बाद मैं उसको परमानेंट जॉब दे दूंगा, लाइक जूनियर पोजीशन पे रखा 3 मंथ, और उसको एक बार डोमेन सिखाई, जब मुझे आइडिया होगा कि वाकई इसमें पोटेंशियल है, और ये सॉफ्टवेयर फाइनेंस को समझ गया है, और ये मेरे बगैर भी, अगर मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये फिर भी स्टक नहीं है, ये कहीं ना कहीं से सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकाल के ला रहा है, तो मैं उसको रख लूंगा। तो आप सबसे पहले, अगर इंडस्ट्री में आप इंटर होना है, तो आप अपनी प्रैक्टिस करके जाएं। और आपके पास 2 से 3 पोर्टफोलियो, पब्लिक पोर्टफोलियोज होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप क्या हम्म। करते हैं कि आपने वेबसाइट बनाते हैं, तो आप मीडियम या इंस्टाग्राम या फेसबुक, उनके क्लोन डिजाइन करें, रियल टाइम क्लोन डिजाइन करें, और वो ऑनलाइन कहीं भी फ्री डिप्लॉय करें, ओके।
चलें अगर डिप्लॉयमेंट नहीं करनी, लेकिन आपके वो प्रोजेक्ट्स हों, आपके गिटहब पे पड़े हों, उसके बाद आपके कुछ ब्लॉगिंग कंटेंट राइटिंग के लिए आपकी वेबसाइट्स हों, जब आपके 3 से 4 पोर्टफोलियो होंगे ना, तो आप ऑलरेडी, जब मैंने एक जॉब ओपन करता हूँ तो मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ सीवीज रिज्यूमेज आते हैं। अब उन थाउजेंड्स में से मुझे कैसे फिल्टर आउट करना है, क्योंकि मैं हर एक की सीवीज रिज्यूमे चेक करूंगा लेकिन हर एक के साथ इंटरव्यू नहीं कर सकता। तो जैसे हम्म। ही मुझे पोर्टफोलियो मिलता है तो वो फिल्टर आउट हो जाता है। तो 1000 में से मे बी 50 फिल्टर आउट हो चुकी हैं, जस्ट जस्ट अपने पोर्टफोलियो की वजह से। उस पोर्टफोलियो में क्या था कि जैसे उन्होंने इंस्टाग्राम का, मैंने एक लड़के को जॉब दी थी अपनी कंपनी में, फ्रंट एंड डेवलपर था। उसकी उसकी जो उसको ना, उसके भाई ने मुझसे कांटेक्ट किया था कि ये मेरा भाई है और इसकी कोडिंग में अभी यूनिवर्सिटी में शायद पढ़ रहा है या पढ़ चुका है, लेकिन इसको जॉब चाहिए। उसके पोर्टफोलियो में टाइपिंग ट्यूटर था, तो ऊपर से क्लाउड आता था, क्लाउड में वर्ड्स होते थे, तो वो जो जो टाइप कर रहा है वो क्लाउड फेल होता था। और वो अच्छा। प्रोजेक्ट इतना, वो इतना अच्छा प्रोजेक्ट था कि मैंने उसको लाइक उसने मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन 20 से 30 हजार बताई थी, क्योंकि वो जूनियर था, उसको पता था शायद इतने ही मिले। लेकिन मैं उसके हम्म। प्रोजेक्ट से इतना इम्प्रेस हुआ था कि वो मेरे पास 60 70 80 हजार पे काम कर रहे हैं सिर्फ उसके उस प्रोजेक्ट की वजह से। आपका पोर्टफोलियो आपको ना, आपका एक रिज्यूमे हम्म। आपसे पहले कंपनी में पहुंच जाता है। तो आपका रिज्यूमे इतना पॉलिश होना चाहिए, कोई भी आपका रिज्यूमे देखेगा तो वो कहेगा कि हाँ, इस बॉय को हम लोगों ने इन करना है। उसके बाद फिर आगे इंटरव्यू में अगर आपने गलतियां भी कर दी हैं तो हमें पता है कि इसने काम किया हुआ है, छोटी मोटी मिस्टेक सारे करते हैं, तो हम वो दरगुजर करके उसको ऑफर कर देते हैं। राइट। और आपके पास जो सबसे पहले सीवीज आते हैं, हजारों आते हैं, उनमें कॉमन क्या मिस्टेक्स आपको नजर आती है? हम्म। एक तो उनके टेम्पलेट्स, ये जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं ना, से रिज्यूमे मेकर्स की, इनके बहुत कॉमन से टेम्पलेट्स होते हैं कि इस साइड पे या टॉप पे एक ब्लू कलर की होती है, इधर इमेज लगी हुई होती है। हम्म। तो वो बहुत कॉमन टेम्पलेट्स हैं, उनकी मदद से वो हमें लगता है कि इस बंदे ने एफर्ट नहीं डाली थी। ठीक है। दूसरा, उनके अब ऑनलाइन यूट्यूब पे हर जगह वीडियोज ही पड़ी हुई हैं कि अपने रिज्यूमे को कैसे बेस्ट करें, या एटीएस फ्रेंडली अपने रिज्यूमे को कैसे करें। हम लोग ने जो रिज्यूमे में ये चीज़ देखनी होती है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्रंट एंड की जॉब ओपन की है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, और मुझे जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, बस वो अगर वो कीवर्ड्स में आ गई है ना उसके, तो मैं उसको इंटरव्यू के लिए हायर कर लूंगा। अब लोग बहुत ज्यादा कॉमन, लोग सबसे ज्यादा जो एक बड़ी मिस्टेक करते हैं, उनका ना अपना माइंड नहीं क्लियर। अब उन्होंने हम्म। यूनिवर्सिटी में बैकएंड भी पढ़ी हुई है, डेटाबेसेस भी पढ़े हुए हैं, फ्रंट एंड भी पढ़ी हुई है, गेम गेम डेवलपमेंट भी पढ़ी हुई है, और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी पढ़ी है। तो उनके रिज्यूमे में लिखा हुआ होता है कि हम गेम डेवलपमेंट भी करते हैं, हम मोबाइल में भी करते हैं, हम वेब भी करते हैं, हमें जहाँ पे जॉब मिल जाएगी हम कर लेंगे। अब वेब डेवलपमेंट में आते हैं तो हमें पीएचपी भी आती है, हमें पाइथन भी आती है, हमें नेक्स्ट जेएस भी आती है, हमें रिएक्ट जेएस भी आती है, हमें जावास्क्रिप्ट भी आती है। अब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, और मैं उससे पहला क्वेश्चन यही पूछता हूँ कि यार तुम एक्चुअली जाना किधर चाहते हो। वो कहता है जी मेरा इंटरेस्ट गेम में भी है और मेरा इंटरेस्ट वेब में भी है। मैं कहता हूँ नहीं यार, मैं तुम्हें वेब में 1 साल खपाऊं, उसके बाद तुम कहो भाई मैं गेम में मुझे ज्यादा शौक था, तो तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। तुम्हारा बिल्कुल। माइंड क्लियर हो। आपने अगर वेब में जाना है, वेब डेवलपमेंट में, तो आपने जस्ट और जस्ट रिज्यूमे वेब डेवलपमेंट का होगा। और आपने अगर अगली जॉब देखी है वेब डेवलपमेंट की है तो आपका रिज्यूमे जस्ट उससे रिलेटेड होगा। अगर आपकी जॉब मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की है तो आपका रिज्यूमे एक भी एक्स्ट्रा कीवर्ड नहीं होना चाहिए किसी भी और डोमेन का। और अगर आपने इंटर्नशिप्स की हुई हैं, लेट से आपने वेब डेवलपमेंट के लिए अप्लाई किया और आपने इंटर्नशिप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की हुई है, तो वो इंटर्नशिप भी आपने नहीं ऐड करनी, क्योंकि अच्छा। वो फिर एम्प्लॉयर जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार, जो एचआर होता है कि यार ये मोबाइल भी हम्म। कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये मेरा टाइम ना वेस्ट कर दे। तो बिल्कुल। और सबसे रिज्यूमे को बहुत सिंपल कोशिश किया करें, 1 पेज की रिज्यूमे हो, उसमें अपनी इमेज भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने नेम ऐड हम्म। किया। हाँ, ये मैंने काफी रेज्यूमेज में देखा है, वो अपनी तस्वीर सबसे ऊपर डाल देते हैं। और वो अब फीमेल्स हैं तो वो अपनी एस्थेटिक से पिक्चर्स लगा देंगे, बॉयज हैं तो कोई उधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कैप पकड़ी हुई है, मुंह पे शेड आया हुआ है, ब्लैक एंड वाइट। यार वो तुम किस लिए अप्लाई, तुम किसी शादी के लिए हाँ, अप्लाई वही कर ना। रहे हो या तुम जॉब के लिए कर रहे हो, तो पिक्चर मैटर नहीं करती। आपका बड़ा सा नेम हो,
उसके नीचे आपकी समरी हो और उस समरी में ये लिखा हुआ हो कि मेरी एक्सपर्टीज है, मैं वेब डेवलपमेंट की हूँ और मैंने अगर कहीं जॉब की हुई है तो मैंने इतने साल का एक्सपीरियंस है, और अगर नहीं की हुई तो मैं, ये मेरा पोर्टफोलियो और इतनी मैंने इंटर्नशिप की है। या मे भी अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, तो मैंने हाँ एक हम्म साल फ्रीलांसिंग की है, ये आपकी समरी होगी। समरी के बाद आपके मेन कीवर्ड्स हों स्किल्स के, कि लाइक आप, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें गेम डेवलपमेंट में, तो जितने भी टूल्स हैं गेम डेवलपमेंट के, यूनिटी हो गया या दूसरे जो टूल्स हैं वो उनके नाम मेंशन हो। फिर आपकी और एक्स्ट्रा कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल के, अगर आप इसकी डिप्लॉयमेंट्स, मतलब वेबसाइट है, वेबसाइट ऑनलाइन होस्ट करनी है, अब अगर आप हम्म वेबसाइट होस्ट करना आता है वो भी लिख दें, क्योंकि वो उसके इक्वल है, लाइक कि वो उसमें चाहिए होती है एज ए किसी भी हाँ वेब हाँ हाँ डेवलपर को ना, तो वो आप साथ मेंशन करें। उसके बाद अगर आपके नीचे एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं एक्सपीरियंस तो वो सेक्शन एम्प्टी छोड़ के, खाली छोड़ के नीचे अपनी यूनिवर्सिटी का मेंशन कर दें। और यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, वन पेज रिज्यूमे होता है। उसका सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि अभी तो एटीएस सिस्टम्स आ गए हैं, एटीएस फ्रेंडली ऐसे सिस्टम्स हो गए हैं जो आपकी रिज्यूमे को स्कैन करते हैं। तो अगर आपकी रिज्यूमे बहुत ज़्यादा मैसी होगी तो वो आपके सिस्टम, वो आपकी रिज्यूमे को फेल कर देंगे और वो एचआर तक पहुंच ही नहीं सकेगी। बिल्कुल सिंपल रखें, बिल्कुल सिंपल रिज्यूमे रखें। बस वो हम्म उसमें जो होता है ना, उसमें आपको 3 से 4 सेकंड्स में स्कैन करना होता है। ठीक है, 3 से ऐसे खोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्योंकि मुझे याद है कि मैंने एक छोटी सी पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, मेरे पास कुछ 700 रिज्यूमे आ गए थे। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक को देख, मैं ओपन करता था, मैं सबसे पहले ना उनके कवर लेटर्स पढ़ता था। मैंने लिखा हुआ था कि सारों को कि तुम ना सीवी के साथ एक मैसेज भेजो, तुम इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हो, और कोशिश करना है कि मैसेज चैट जीपीटी से ना लिखा हो, हैंड रिटन हो। तो मैं उसको पढ़ता था, अगर वो चैट जीपीटी से लिखा हुआ रिजेक्ट, कि इस बंदे ने एफर्ट ही नहीं की। वो चैट जीपीटी से ना वो हम्म डिफिकल्ट क्वेश्चन, वर्डिंग यूज, जार्गन्स यूज करना शुरू हो जाता है, थ्राइव और डेल्व और इस तरह के। तो एक नॉर्मल एक ही ह्यूमन इस तरह तरह की के कीवर्ड्स, हाँ, डिस्क्रिप्शंस। नॉर्मल ह्यूमन इस तरह के कीवर्ड्स नॉर्मली यूज नहीं करता। तो फिर उसके बाद अगर वहां से समझ आती है तो रिज्यूमे ओपन किया, 3 4 सेकंड में स्कैन किया, उसको रख लिया। फिर जो एंड में फाइनल होती है ना, एक बार सारे शॉट फिल्टर आउट हो गए, उसके बाद जो फाइनल है फिर उनको डिटेल में देखा जाता है कि अब किसको इंटरव्यू के लिए कॉल करना है, किसको नहीं करना है, कोई हमारे एक्सपीरियंस के रिलेटेड है या नहीं है। मुझे अगर 2 साल के एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए। अभी लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लियरली मेंशन है कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है या तुम्हारा 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो तुम क्यों अप्लाई कर रहे हो। अब ये भी है। हमें, वो मैं देखता हूँ कि यार तुम, मैं 2 इयर्स का इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि 2 ईयर के एक्सपीरियंस के बंदे को वो स्किल्स आती हैं जो 1 ईयर के नहीं आती। तो तुम क्यों हम्म अप्लाई कर रहे हो, तुम जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। हम भी, मैं भी एक्चुअली ऐसी मिस्टेक्स की हैं। वो हमारे माइंड में ये होता है कि चलो हो सकता है हमें अच्छा चांस मिल गया तो हम आउट परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो कैसे, हम अगले बंदे के पास टाइम नहीं होता और आपके साथ 1000 और लोग लाइन में खड़े हुए होते हैं। तो ऐसे में फिर बेहतर होता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप रेफर रेफरल सिस्टम यूज करें, अपने फ्रेंड कनेक्शंस बनाएं। वो कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं रेफर करेंगे, वो सबसे इजी वे होता है जॉब लेने का, कि यार ये मेरा भाई है या मेरा दोस्त है, एक बार इसका हम्म इंटरव्यू ले लो, तो ऑलरेडी आपकी सीवी के बगैर आप बाईपास कर जाते हो और आप डायरेक्ट इंटरव्यू में आ जाते हो। तो लेकिन अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो आप प्रॉपर मेहनत करें। पहले अप्लाई करने से पहले 1 या 2 प्रोजेक्ट्स बनाएं। अब तो हफ्ते 2 हफ्तों में प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, प्रॉपर चैट जीपीटी एआई यूज करके। तो पोर्टफोलियो बनाएं, प्रॉपर रिज्यूमे सेट करें, लिंक्डइन की प्रोफाइल सेट करें। हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लिंक्डइन, लिंक्डइन जितना इम्पोर्टेंट है ना जॉब्स के लिए, इवन फ्रीलांसिंग करनी है ना तो भी लिंक्डइन इम्पोर्टेंट है। मेरी इवन कितने $1000 के प्रोजेक्ट लिंक्डइन के थ्रू आ जाते हैं, क्योंकि मेरा रिज्यूमे या मेरा लिंक्डइन ऐसे है, मेरे कनेक्शंस मिलते हैं। तो आप लिंक्डइन पे, फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी में इंटरव्यू देना है, वहाँ के किसी कोलीग को जो वहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहा है उसको मैसेज करें कि यार इस कंपनी में मैंने इंटरव्यू देना है, आप क्या सजेस्ट करते हैं। वो आपको पहले ही बता देगा ये कंपनी अच्छी है बुरी कंपनी है। उसके बाद हम्म अगर आप किसी को अपने किसी फ्रेंड के थ्रू से कनेक्शन करेंगे, यार मेरी ये जैसे मुझे लोगों के मैसेज आते हैं लिंक्डइन पे कि यार ये मेरा रिज्यूमे है और मुझे जॉब चाहिए, तो मैं अपने सर्कल में जो बंदा होता है उससे कनेक्ट करवा देता हूँ। मोस्ट चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं जॉब लग जाती है।
तो अपने कनेक्शंस बिल्ड करें लिंक्डइन के थ्रू। मैं तो इस तरह अपने दोस्तों को कहता हूँ कि एक प्रोजेक्ट बनाओ और उस प्रोजेक्ट की डेली की जो आपकी क्या कहते हैं, डेली की जो रिपोर्ट है वो पोस्ट करें। कि मैंने फॉर एग्जांपल मुझे एक टास्क मिला है कि मैंने फेसबुक का क्लोन बनाना है और मैंने रिएक्ट की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ और मैंने इतना इतना काम कर लिया। तो वो जो आपके लाइक माइंडेड लोग होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि लड़के के अंदर पोटेंशियल है। वो फिर कमेंट्स में आके बताते हैं कि यहाँ तुम गलती कर रहे हो, यहाँ तुम गलती नहीं कर रहे। उस जिस दिन हम्म। आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उस दिन एचआर आपको कनेक्ट कर लेते हैं कि यार तुम्हारा प्रोजेक्ट मेरे साथ, मेरे दोस्त के साथ हुआ है। उसने उसके उसके 30 डेज के बाद जब उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, उसको एचआर ने कनेक्ट किया और उसकी जॉब हो गई। तो ये बहुत अच्छा फैक्टर है कि आप लिंक्डइन पे कंटिन्यूअसली पोस्ट करें, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, अपने स्किल्स के बारे में बताएं। डेली 1-2 घंटे लाजमी दिया करें अपनी स्किल्स को, अपने कनेक्शंस बिल्डिंग को। उससे आपके, उसके लिए उससे इजी होगा कि आपकी भी जॉब, आपकी डिग्री खत्म हुई है और आपको जॉब मिल गई है। मुझे एफर्ट करनी पड़ी थी जॉब लेने के लिए, लाइक मुझे ये बातें कोई बताने वाला नहीं था। हम्म। तो मैंने क्योंकि मैं जब ग्रेजुएट हुआ था तो मैंने देखा कि जो चीज़ें मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई गई हैं वो इंडस्ट्री में चल ही नहीं रही। तो फिर मैंने पाइथन सीखी 6 मंथ लगा के। 6 मंथ मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए, मैंने कोर्सेज किए यूडेमी के ना, वो यूडेमी के पायरेटेड कोर्सेज मिलते थे, टॉरेंट से डाउनलोड होते थे। तो अच्छा। मैं उस टाइम तो मेरे पास नहीं होते थे बजट। तो मैं वो कोर्सेज यूडेमी के डाउनलोड करता था टॉरेंट के थ्रू और वो एक एक कोर्स खत्म करता था। और जब मैंने कोर्स खत्म किया तो मेरा एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन चुका था। फिर मैंने कंपनी में अप्लाई किया तो उन्होंने, मुझे नहीं पता था स्टॉक मार्केट क्या होती है या मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था। बस उन्होंने देखा, उन्होंने कहा लड़के में पोटेंशियल है, तो उन्होंने मुझे रख लिया। अभी मैंने उनको 2 साल के अंदर उनको एक अच्छी खासी रनिंग प्रोडक्ट बना के दी थी और फुली बहुत मतलब बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी। लेकिन उस स्टार्टअप में फिर मसला मुझे सिर्फ एक आता है। किसी भी स्टार्टअप में एक बड़ा इशू होता है कि स्टार्टअप में ना रिसोर्सेज कम होते हैं आपके पास। ठीक है, लाइक आपके क्योंकि सीनियर्स स्केल नहीं भी होते, तो आपका आपने छोटा जो होता है। तो जो भी आपने सीखना होता है वो खुद ही सीखना है। तो आप मिस्टेक्स करते हो। अगर मेरा कोई सीनियर है तो वो मुझे पहले ही गाइड कर देगा। मुझे याद है कि मैंने $2500 और 3-3 हज़ार के नुकसान किए थे अमेजोन क्लाउड, अमेजोन वेब सर्वर्स के ऊपर। उनको क्रेडिट्स मिलते थे 10,000 के और वो मेरी गलतियों की वजह से, एक मैं सीख रहा था, मैं वो सारे उनके क्रेडिट्स बढ़ा देता था। पूरे पूरे 10,000 के क्रेडिट बढ़ा देता था। लेकिन वो एक्चुअली क्रेडिट्स थे तो वो और हमें किसी तरीके से मिल जाते थे। तो अगर वहीं पे कोई सीनियर होता तो मुझे गाइड कर देता। स्टार्टअप में एक इशू है, फिर भी कोशिश करें कि जैसे स्टार्टअप में जाएं वहाँ के एटलीस्ट आपके पास एक सीनियर हो जो आपको गाइड डेली कर सके। राइट। तो जब हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, लाइक आउट ऑफ ग्रेजुएशन अपनी पहली जॉब के लिए, जब हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है खास इंडस्ट्री में, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ना कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या किन किस टाइप का प्रोडक्ट है उनका। लेकिन ये जो आपने कल्चर की बात की है कि इसमें एक सीनियर भी हो जो आपका एक अच्छा मेंटोर बन सके, जॉब सर्च करते वक्त हम इन चीज़ों के लिए किस तरह सर्च कर सकते हैं? हाँ, ये आपका क्वेश्चन था ट्रिकी कि हमें कैसे पता चले कि उसका कल्चर अच्छा है या नहीं अच्छा, हम्म। कि हमारे लिए लर्निंग हो गई नहीं। ऐसा कंपनियां दो तरह की होती हैं, एक होती है सर्विस बेस्ड कंपनीज और एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। ठीक है। अब स्टार्टअप्स में सर्विस बेस्ड कंपनियां भी होती हैं, तो उन्हें वो क्या करते हैं कि 2 या 3 को फाउंडर्स होते हैं जो आपस में फ्रेंड्स होते हैं और वो अपवर्क से या फाइवर से प्रोजेक्ट्स लेके नीचे एक छोटा सा ऑफिस खोल लिया और 4 लड़के बिठा लिए। ठीक है। कोशिश करें कि आपको उस कंपनी के बारे में रिसर्च करें और अगर वो कंपनी सर्विस बेस है तो कोशिश करें कि आप उसमें ना जाएं। लाइक अगर आपको जॉब मिल रही है, कहीं भी जॉब नहीं है, तो वो तो चलें, एक अलग सेपरेट ऑप्शन है। बट अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं और एक ऑप्शन ये भी है कि सर्विस बेस्ड स्टार्टअप है, तो ना जाइए। उसमें होता ही है कि जब अगर उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते तो नई नई कंपनी होती है तो वो आपकी सैलरीज को होल्ड करना शुरू हो जाते हैं कि यार हमारे पास अच्छा। प्रोजेक्ट नहीं आए। ये बहुत केसेस हैं, ये लिंक्डइन इस केसेस पे, इस तरह के केसेस भरा पड़ा है क्योंकि वो खुद फ्रीलांसिंग अपवर्क फाइवर से प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। 2 मंथ हम्म। गुजरे, तीसरे मंथ पे प्रोजेक्ट नहीं है तो आपकी सैलरीज नहीं पे कर सकती तो होल्ड कर लेते हैं। ठीक है। उसमें अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है लाइक डेफ सिंक हो गई जो सर्विस बेस्ड काम कर रहे हैं, या सिस्टम्स लिमिटेड हो गई, ऐसी कंपनियां जिनका थोड़ा सा, जिनके 200, 250 या 100 एम्प्लॉयज हैं, तो इसका मतलब है कि अगर वो 100 एम्प्लॉयज अफोर्ड कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि
उनका रेवेन्यू, मंथली रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्टार्टअप्स में चले जाएं, यहाँ आपको सीखने को बहुत मिलेगा। सीखने को इस वजह से मिलेगा कि वो एक डोमेन पे नहीं काम कर रहे, वो उनके डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, वो हर डोमेन पे काम कर रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं इंजेस्ट करेंगे और आपके सीनियर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे। तो ये तो सर्विस बेस्ड स्टार्टअप हो गए। अब जो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप है उसमें ये होता है कि उन्होंने एक प्रोडक्ट चूज की, जिस तरह मैं हूँ, मेरी कंपनी है, और मैंने उस प्रोडक्ट को बिल्ड करना शुरू किया। मेरी टीम छोटी है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने एक ही प्रोडक्ट बनानी है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं 10, 20, 25, 100 लोग ला के बिठा दूँ, ठीक है। तो अगर वो बिल्कुल ही न्यू स्टार्टअप है, बिल्कुल ही न्यू स्टार्टअप है, तो आपको लिंक्डइन से पता चल जाता है कि उनके पास जॉब्स में कौन कौन बंदे हैं। तो मोस्टली वो लिंक्डइन पे को फाउंडर्स होते हैं, पीपल्स में आ रहे होते हैं, कंपनी के प्रोफाइल में उस हार्ड डेवलपर्स आ रहे होते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कंपनी में कितने डेवलपर हैं। फिर जब आप अप्लाई करें तो साथ ही उसी किसी डेवलपर को या मैसेज कर दें कि यार मैं तुम्हारी कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे गाइड कर सकते हो कि कैसे। कोई भी आपको मना नहीं करता, इग्नोर कोई भी नहीं करता। टाइम ना हो तो वो कभी 1-2 दिन के बाद आप फॉलो अप ले लें कि मैंने आपको मैसेज किया था, अगर आपके पास टाइम है तो आप मुझे बता दें। तो आपको बता देंगे कि हाँ कंपनी अच्छी है, मैं भी इधर हूँ, तो मैं तुम्हें सिखा भी दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप अगर थोड़ी सी रिसर्च करें, कंपनी की प्रोफाइल ओपन करें या कंपनी की वेबसाइट ओपन करें, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है कि ये कंपनी क्या काम कर रही है, ठीक है। लेकिन जो स्टार्टअप्स होते हैं वो तभी खुलते हैं प्रोडक्ट बेस्ड जब उनके पास इन्वेस्टमेंट हो, तो फिर वो मोस्ट चांसेस होते हैं कि वो आपकी सैलरीज भी नहीं होल्ड करते। फिर कुछ होती हैं जो अपनी कंपनी को, कल्चर को मेंटेन करने के लिए कुछ बोनसेस दे दिए, कुछ पार्टीज रख देते हैं। तो वो फिर सारे साथ साथ आपको खुद आइडिया होता रहता है। लेकिन वो कहीं कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है और जॉब मिल रही है और इंडस्ट्री में इन होना है। अच्छा एक चीज़ है बहुत, आजकल पाकिस्तानी जो है वो शॉर्टकट देखते हैं। हम लोग जो पाकिस्तानी हम्म। डेवलपर्स हैं वो शॉर्टकट के चक्करों में हर 6 मंथ के बाद जॉब चेंज कर ली। अब उसमें ये होता है कि जब आप एक ही कंपनी में हो तो आपको साल के बाद जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो मे बी 10% या 15% होगा। और वही अगर आपने जॉब चेंज की तो आपके पास 50% या मे बी इवन 100% का इंक्रीमेंट भी आ जाता है, क्योंकि आप जॉब चेंज कर रहे हो। पूछते हैं आपका पिछली कंपनी में, आप कहोगे जी 50,000 मेरी सैलरी थी। वो कहेंगे अगली कंपनी में अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो आप कहोगे 80,000 या 100K। तो कुछ कंपनीज देखती हैं हाँ ठीक है लड़का अच्छा है तो आपको दे देते हैं। लेकिन आप जब अपने, अगर आप फाइनेंस को देखोगे, पैसों को देखोगे और शॉर्टकट्स करोगे, जंप्स लोगे, तो वो आपको मे बी फाइनेंस में हेल्प कर दें बट वो आपको करियर में हेल्प नहीं करेंगे। जब हम्म। आप किसी अच्छी कंपनी के इंटरव्यू में बैठोगे ना, वो सबसे पहला क्वेश्चन ये करेंगे कि यार तुम्हारी हर 6 मंथ के बाद, हर साल के बाद जंप है, तो हम तुम्हें क्यों रखें, तुम हमारे बाद भी तो साल बाद छोड़ दोगे। बिल्कुल हम तुम्हें पहले ऐसा एक ही है। साल लेंगे तुम्हें ट्रेन करने में, 1 साल लेंगे तुम्हें ट्रेन करने में, अब तुम इस काबिल हो क्योंकि अब हम तुम्हारे थ्रू पैसे कमाएं। अब तुम कंपनी छोड़ के जा रहे हो, तो वो मे भी 2 से 3 सालों में एक अच्छा जंप कर ले, बट उसको वो करियर में ग्रो नहीं कर सकता। वो जब अब्रॉड जाएगा ना, अब्रॉड में चीज बड़ी बुरी मानी जाती है कि यार इस क्यों हर साल बाद इसका जंप लगा हुआ है। कम से कम 2, 2.5, 3 साल एक कंपनी में खुद भी देते हैं। आप उनके देखोगे जितनी भी अच्छे डेवलपर्स हैं वो 2, 2, 3, 3 साल एक कंपनी में बैठे हुए हैं। इवन कुछ डेवलपर्स मैंने देखे थे वो 14, 14 सालों से एक कंपनी में। इवन जो गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, वो 12 साल हम्म। गूगल में तकरीबन रहा है। उसके बाद जाके उसको, इवन उसको अच्छी ऑफर्स थी, उसको माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर्स थी, लेकिन वो गूगल में 12, 13 साल रहा और फिर उसको सीईओ की पोजीशन मिली। कोशिश करें कंपनी में होल्ड करके रहें लॉन्ग, आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टअप में हो तो एक टाइम आ गया कि अब आपकी लर्निंग नहीं हो रही, तो फिर आप मूव कर सकते हो। आप उनको खुद ही बता दो कि यार अभी आप, मेरी लर्निंग नहीं हो रही, तो आप एक जूनियर रिसोर्स हायर करेंगे, मैं उसको ट्रेन कर दूंगा 1 मंथ लगा के, और उसे 1 मंथ में फिर मेरा नोटिस पीरियड होगा तो मैं चला जाऊंगा। बाद में मेरी हेल्प चाहिए हुई तो मैं मीटिंग करके उस लड़के को और भी सिखा दूंगा। बट अब मेरी यहाँ पे लर्निंग नहीं है, तो मैं अपना करियर में ग्रो करना चाहता हूँ। लेकिन कोशिश करें कि 1 साल, 2 साल, 2 साल मिनिमम 1 ईयर, और मैक्सिमम 2, 3, 4 साल, वो आगे आप पर डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज होती हैं एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए लॉन्ग टर्म में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकालती हैं। कुछ कंपनी अपनी ही अब्रॉड के जो ब्रांचेस हैं वहां भेज दिया किसी को। पोलैंड में फॉर एग्जांपल एक कंपनी है 10 पर्ल्स, तो उनका पोलैंड में ऑफिस हो तो वो आपको
पोलैंड भेज देंगे, तो वो फिर आपका करियर में आपको ग्रोथ है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी नहीं करती, पाकिस्तान में फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं, तो फिर आपको थोड़ा हम्म। सा खुद बच के चलना पड़ता है। सही है। और इसी ग्रोथ के टॉपिक पे अब हम बात करते हैं। जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो अपनी पहली जॉब में काम कर रहे हैं, उन्हें किस तरह, यानी उन्हें एक एक डेढ़ साल हो गया है काम करते वक्त, उन्हें किस तरह पता चलेगा कि इस जॉब में उनके लिए और ज्यादा ग्रोथ नहीं है? जैसे आपने अपनी भी बात की थी, आपकी पहली या दूसरी जॉब थी शायद, उसमें आपने 2 साल काम किया था और उसके बाद आप मूव ऑन कर गए थे। तो उस स्टेज का पता किस तरह चलता है बेसिकली? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। आप ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिर्फ एक डोमेन नहीं है कोडिंग, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ वेब डेवलपर हो ना, सिर्फ वेब डेवलपर हो, तो आपको बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, डेटाबेसिस, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में गूगल क्लाउड है, amazon है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है। उसके बाद छोटी मोटी डिजिटल ओशन जैसी होस्टिंग है। फिर आपको डिप्लॉयमेंट्स आनी चाहिए, फिर आपको सिक्योरिटी आनी चाहिए, फिर इवन आपको अगर एसईओ सीखनी है ताकि आप अपनी वेबसाइट्स की एसईओ कर सकें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक कि आप, अगर आप एक एक स्किल के साथ अब्रॉड चले जाओ, यूएस चले जाओ, आपको जॉब नहीं देगा कोई कि यार तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। आपको एक फुल स्टैक डेवलपमेंट से ये मुराद है कि आपको सारा कुछ आना चाहिए। तो जब आपने वो सारा कुछ कंपनी में सीख रहे हो, पहले आपने बैकएंड डेवलपमेंट सीखी, फिर आपने फ्रंट एंड सीखी, फिर आपने होस्टिंग सीखी, फिर आपने क्लाउड सीख लिया, फिर आपने डिप्लॉयमेंट सीख ली, उसमें टेराफॉर्म है, कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, फिर आपको सिक्योरिटी का पता हो कि हमारी वेबसाइट बन रही है उसके ऊपर कोई एथिकल हैकर्स तो अटैक नहीं कर रहे। तो जब आप सीखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, हर मंथ 2 मंथ के बाद एक नई चीज ऐड हो रही है, तो फिर तो ऑब्वियसली बात आपको पता है कि जी मेरी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। हम्म। फिर कुछ कंपनीज होती हैं जो इंक्रीमेंट नहीं देती। लाइक कुछ कंपनीज है जो आपका इंक्रीमेंट होल्ड कर ले। आप फॉर एग्जाम्पल 50,000 पे सैलरी आई है, और अब वो आपको 2 साल के बाद भी 50,000 ही दे रहे हैं, तो फिर आपकी वो फाइनेंस में ग्रोथ रुक गई। अब आपकी करियर में तो ग्रोथ है बट फाइनेंस में नहीं है। बट अगर आपको लर्निंग भी हो रही है बहुत कुछ, और आपको इंक्रीमेंट भी दे रहे हैं, बोनसेस भी दे रहे हैं, आपको आपकी टाइम की कदर भी कर रहे हैं, और आपको हार्डवर्क हम्म। गधों की तरह काम नहीं करवा रहे, तो अब आप खुश हो गए ये कंपनी मेरे लिए बहुत अच्छी है। आपने देखा 2 साल हो गए इन्होंने मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगाया, आपने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी हमारा भी बजट टाइट है, हम बाद में करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि यार मेरी लर्निंग भी नहीं हो रही है, एक ही चीजें बार बार कर रहा हूँ। अब आप बोर होना शुरू हो जाते हो। तो जब आप बोर हो जाओगे, फिर आपको समझ आ जाएगी कि इट्स टाइम टू मूव ऑन, ये फिर स्विच आप कोई करना अच्छी चाहिए। कंपनी, फिर आप। तो इससे अगला मेरा कंटिन्यूएशन में सवाल था कि आपने, लाइक आपको जॉब से भी काफी एक्सपीरियंस मिल गया, उसके बाद जब आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया मेका एआई, तो उसका आपको ओरिजिनली आइडिया किस तरह आया और आपने वो नीश किस तरह ढूंढी कि मुझे हम्म। फाइनेंस के जो चैटबॉट्स हैं उन पे काम करना चाहिए? अच्छा, जब मैं मेरी फाइनेंस में एक्सपर्टीज थी और मैं थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग भी कर रहा था फाइनेंस के अंदर, ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज थी उसी में रिलेटेड, तो मेरी नीश थी फाइनेंस, तो मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा था। बट मुझे ये लगता था कि यार अभी तक कोई भी चैटबॉट पे काम नहीं कर रहा। फिर मेरे एक सऊदीया का क्लाइंट था, सऊदी अरेबिया का। वो दो लड़के थे, हमारे एज के ही थे। उन्होंने ना अपना चैटबॉट बनवाया था सऊदी मार्केट के लिए, व्हाट्सएप चैटबॉट था। उस पर अगर आप उसको मैसेज करो कि आरामको की करंट प्राइस क्या है, तो वो रिप्लाई करता था, एनालिसिस करके देता था। तो मुझे आइडिया आया कि ये अगर व्हाट्सएप सऊदी अरेबिया के लिए बना रहे हैं, तो पूरी दुनिया में या मोस्ट सबसे बड़ी जो मार्केट है वो यूएस की मार्केट है, वहां पे ऐसा कोई चैटबॉट एग्जिस्ट नहीं करता। फिर मेरे पास एक क्लाइंट आया, उस क्लाइंट से मेरी डिस्कशन हुई, उसने मुझे कहा कि फाइनेंस की एप्लीकेशन बनानी है। तो वो क्लाइंट था मेरा एक्चुअली। तो मैंने उसको बोला कि यार फाइनेंस की एप्लीकेशन मैं तुम्हें बना देता हूँ, कोई मसला नहीं है। हफ्ते बाद उसने मुझे मैसेज किया कि यार इंटरनेट पे मिलियंस ऑफ फाइनेंस की एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, हर बंदा बना रहा है, तो हम ऐसा क्या यूनिक करें कि हमें लगे कि हाँ हमारे पास कुछ यूनिक है। तो मैंने बोला कि यार मेरे पास एक आइडिया चैटबॉट बनाने का। व्हाट इफ कि हम अपने चैटबॉट बनाते हैं उसी फाइनेंस स्टॉक मार्केट के ऊपर, और वो चैटबॉट अभी तक इंटरनेट पे एग्जिस्ट नहीं करता। उसको आइडिया सही। पसंद आया, उसने हम लोगों ने मिल के अपनी, उसके बाद डोमेन्स थी मेका के नाम से, तो उसने कहा कि हम इसी हम्म। डोमेन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मैंने अपनी चैटबॉट बनाई और हमने तकरीबन उसको 6 मंथ में चैटबॉट कंप्लीट किया।
6 मंथ लाइक के नवंबर 2023 में स्टार्ट था, और मार्च के 2024 में हमने उसको लॉन्च कर दिया था। अब वो बाद में फिर मैं उसी के साथ लगा, फिर मैं काफ़ी एफर्ट कर रहा था, तो उसको मेरा काम पसंद आया। जब आप एथिकली एथिकली किसी भी किस्म का फ्रॉड का नहीं सोचते या लालच का नहीं सोचते, तो अल्लाह आपके लिए राह हमवार कर देता है। तो उसने मुझे खुद ही बिल्कुल। बोला कि मुझे तुम्हारा काम पसंद आया, तो मेरे साथ पार्टनरशिप पे आ जाओ। तो मैं उसी के साथ पार्टनरशिप पे आ गया, और फिर मैंने क्या किया, अब हमें अपनी कंपनी एक्सटेंड करनी थी, तो मैंने पाकिस्तान से रिमोटली हायरिंग स्टार्ट करना शुरू की। वो उसकी हमारी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड है, और अच्छा। मैंने पाकिस्तान से डेवलपर्स रिमोटली डेवलपर्स हायर किए, और फिर यहाँ पे पॉलिसीज बनाई, क्योंकि मेरा ऑलरेडी स्टार्टअप में भी एक्सपीरियंस था, सर्विस बेस्ड कंपनी में भी एक्सपीरियंस हम्म। था। तो मैंने टीम मैनेज करना शुरू की, टीम हायरिंग करना शुरू की, और आस्ता आस्ता फिर हम उसको ग्रो करना शुरू हुए। फिर हम लोगों ने काफ़ी काम किए, और अब हमने एक स्केलेबल प्रोडक्ट अच्छी डिज़ाइन कर लिया। लाइक हर बंदा अपनी प्रोडक्ट को तो अच्छी ही कहता है, ऑब्वियसली बात है, हम्म। लेकिन वो स्टिल हम लोग थोड़ी सी यूज़र बेस भी हमारे पास है। तो जब हाँ, तो वो फिर हमने जब चैटबॉट बनाया, तो उसके बाद फिर मार्केट में कुछ टाइम के बाद और भी चैटबॉट आ गए, फिर हमारा कंपटीशन स्टार्ट हो गया, फिर हम कंपटीशंस को बीट करने के लिए स्ट्रैटेजीज शुरू की, फिर हम लोगों ने ऑटोमेशन स्टार्ट की, काफ़ी सारे ऐसे काम किए कि हम किसी तरीके से अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको बीट कर सकें। तो अभी आप ये समझें कि हम लोग कंपटीशन में ही हैं, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे इस तरह टॉप में जा रहे हैं। कुछ 6 7 8 9 अब मसला ये है कि तकरीबन 8 9 या 10 चैटबॉट्स इंटरनेट पे ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनकी थोड़ी सी पब्लिक अपीयरेंस है, लाइक उनको सर्च करो तो हम्म। मिल जाते हैं। तो उनमें फिर हम दूसरे तीसरे नंबर पे कभी चले जाते हैं, कभी हमारी ट्रैफिक अच्छी चली जाती है, तो बस हम लोग कंपटीशन में, रेस में हैं। राइट। और आपने इन्वेस्टर किस तरह ढूंढे? अच्छा, इन्वेस्टर तो मैं बताया ना, मुझ पर अल्लाह का करम था कि वो जो मेरा पार्टनर था ना, वो ही इन्वेस्टर था। उसी ने मुझे बोला कि अच्छा अच्छा। मैं मैं कंपनी बनाता हूँ, सारी इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा, और हम लोग एम्प्लॉयज़ भी हायर करेंगे, हम लोग सैलरीज भी, इसको बूटस्ट्रैप मॉडल कहते हैं, कि अपने ही पैसे अपने ही प्रोडक्ट पे लगाना। ठीक है, उसमें फिर ठीक है। एक और टाइप आ जाती है कि फंड रेजिंग क्या है। फंड रेजिंग में एक बूटस्ट्रैप मॉडल है कि आप अपने पैसे लगा के अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हो, उसमें फिर हम्म। आपके पास 100% ओनरशिप होती है। फिर जो दूसरा वे होता है वो होता है कि चैट लाइक के आपने उसको फंड रेज किया है किसी थ्रू से, लाइक कोई सीरीज ए हो गया, सीरीज बी होगी, वो डिफरेंट फंड्स रेजिंग में फिर ऑप्शन, फिर उसमें नुकसान ही होता है कि आपके पास पैसा तो आ जाता है, बट आपके पास उसकी ओनरशिप कम रह जाती है, कि जो हाँ, पैसे वो लगा कम रहा है हो वो जाती है। 10 20% ले लेगा। इनको ये फिर वेंचर्स होते हैं पूरे पूरे, जो देखते हैं कोई अच्छी हम्म। कंपनी ग्रो कर रही है, तो उस कंपनी में फिर वो पैसे इन्वेस्ट करके कर लेते हैं। तो इसमें आप, अगर आपको कोई अच्छा इन्वेस्टर चाहिए, तो उसका ये सोल्यूशन होता है कि सबसे पहले आप अपनी प्रोडक्ट का एक एमवीपी बनाते हो, ठीक है, मिनिमम वाएबल प्रोडक्ट। लाइक वो बिल्कुल हम्म। एक बेसिक प्रोडक्ट होगी कि ये आप काम कर रहे हो, और उसको लॉन्च कर, फिर आप इन्वेस्टर्स को पिच करते हो, पिच टैक बनाओगे, उस पिच टैक में बताओगे कि ये प्रॉब्लम है, ये इसको मैं सोल्यूशन इस तरह सॉल्व कर रहा हूँ, और ये पूरी की पूरी मार्केट है, और ये इतने बिलियन डॉलर्स की मार्केट है, और इसमें मैंने अपना प्रोडक्ट का इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ, ये मेरी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है, और मैं इतना फंड रेज करना चाहता हूँ कि हम कंपनी चलाएंगे। फिर ऑनलाइन पब्लिक डायरेक्टरीज होती हैं, लाइक क्रंच बेस हो गया, या स्टार्टअप्स के नाम हम्म। से, या कोई भी ट्विटर है, लिंक्डइन है, आप इन्वेस्टर्स ढूंढे हैं, उनको पिच करें, उनको बताएं मेरी प्रोडक्ट है, एक बार मेरी पिच टैक पढ़ लो। अगर उनको आपकी पिच टैक पसंद आती है वेंचर्स को, तो वो ऑफिशियली बात है कि वो फिर आपके साथ फर्दर मीटिंग करेंगे। शुरू में आपको फ्रॉड कंपनियां भी मिलेंगी कि वो आपके साथ फ्रॉड कर लेंगी। कुछ कहती हैं कि हम आपको फंड रेस, कुछ होते हैं बीच में कंसल्टेंट्स कि हम आपको फंड रेस करवा देंगे, तो आप हमें इतने $1000 पहले दे दो, या फंड रेज होने के बाद 5% या 10% इक्विटी दे दो, क्योंकि हम्म। उसमें फिर वो फ्रॉड भी कुछ कंसल्टेंट करते हैं। फिर आप बेहतर है कोशिश करो कि एंजल इन्वेस्टर्स ढूंढो, जो एक पर्सन हो जिसके पास थोड़ा सा अच्छे पेमेंट हो, ऑस्ट्रेलिया, हम्म। कनाडा का, यूके, यूएस, या कहीं का भी कोई भी गोरा हो जिसके पास अच्छे पैसे हो, और वो एंजल इन्वेस्टर हो, और वो इस तरह के कामों के लिए, इस तरह के इन्वेस्टर्स आपको मोस्टली ट्विटर वगैरह पे मिल जाते हैं। ट्विटर पे देखें, और उनको पिच करें, उनको मैसेज करें, उनको बताएं कि ये मेरा काम है, लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पहले आपको अपना
कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, ये थोड़ा मुश्किल काम है। और फिर कोशिश करें कि फ्रीलांसिंग करें, फ्रीलांसिंग से भी आपको कुछ ऐसे क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो इनको आपका काम पसंद आता है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वो मुझे कहते हैं कि तुम हमारे साथ लॉन्ग टर्म में चलो, हम तुम्हें तनख्वाह भी देंगे, और अगर लेट से हमारा रेवेन्यू आता है तो हम तुम्हें प्रॉफिट का परसेंटेज भी देंगे, 30%, 40%। तो राइट। आपको अपनी एक तो कोशिश करें फ्रीलांसिंग किया करें, फिर फाइवर, अपवर्क पे, लिंक्डइन पे पीपल पर आवर पे या टॉपटेल पे, कहीं भी। और उन क्लाइंट्स के साथ थोड़ा एथिकली रहें, पाकिस्तान का नाम ना बदनाम करें। मे बी अगर आपको नुकसान हो रहा है वो बर्दाश्त कर लें, लेकिन पाकिस्तान का नाम ना बर्दाश्त करें। मुझे याद है कि मेरे क्लाइंट्स थे, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पोस्ट करते थे कि हमें इंडिया से या इन जगहों से कोई पर्सन मिल जाए लेकिन पाकिस्तान के लोग अप्लाई ना करें। तो जब मेरी उनसे बात होती थी पता चलता था जी पाकिस्तानी है, वो पैसे लेके फ्रॉड करते हैं, 2 2 4 4 6 6 महीने में प्रोडक्ट नहीं देते, माइलस्टोन्स के नाम पे पेमेंट लेते रहते हैं। तो इवन इस तरह पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज बदनाम है। मैं ऐसी जॉब डिस्क्रिप्शन देखता हूँ, ये इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अप्लाई ना करें, या इस्लामिक यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट अप्लाई ना करें। अब इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद या इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद या ऑलरेडी इतने बदनाम है, तो पाकिस्तान में फिर यूनिवर्सिटीज के ऊपर फिल्टर आउट हो जाते हैं कि अगर आप नस्ट के हो, लम्स के हो या फास्ट के हो तो ठीक है, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी छोटी यूनिवर्सिटीज के हो तो आपको कम लोग जॉब पे रखते हैं। तो और फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो कंट्री बेस्ड फिल्टरिंग कर देते हैं। कि हम्म। मेरे उस क्लाइंट के साथ उसको मैंने बोला कि ठीक है मैं पाकिस्तान का हूँ लेकिन तुम ये मेरा काम देखो, उसने मेरे पोर्टफोलियो देखो, उसको मेरे साथ काम पसंद आया, वो मुझे फाइवर से निकाल के व्हाट्सएप पे ले आया मीटिंग में, उसने कहा जी हम व्हाट्सएप पे आते हैं। वो अभी तक मेरे साथ कनेक्ट है। और वो मुझे फिर बीच में जब मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया तो मैंने उससे माजरत कर ली कि यार मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। फिर मेरे बहुत सारे वो सऊदीया वाले स्टार्टअप्स हैं, अभी तक मेरे से वो सऊदीया वाले क्लाइंट कनेक्ट हैं, उनको कोई रिसोर्स चाहिए होता है मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनको ढूंढ के बंदा दे देता हूँ। तो मैंने इवन कितने फ्रेश ग्रेजुएट्स को इसी तरह किसी सऊदीया की कंपनी में या यूएस की कंपनी में या कनाडा की कंपनी में, जो मेरा क्लाइंट है उसको डेवलपर चाहिए, इंटरव्यू मैं करता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ ये लड़का अच्छा है, इसको आप कनेक्ट कर लो। वही इंटरव्यू करते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है। वो मैंने एक लड़के को कनेक्ट करवाया था, वो उनके साथ 1.5 2 साल चला है सऊदीया वालों के साथ। अच्छा, माशाल्लाह। तो फिर आप फ्रीलांसिंग करें, और फ्रीलांसिंग के एथिकल रहें, अच्छा काम शो करें, मेहनत से काम शो करें, और उनको बताएं कि मैं वाकई मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुद निकाल के ले आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई बंदा कनेक्ट करेगा, यार मैं बड़ी अच्छी प्रोडक्ट सोची हुई है और मुझे बड़ा अच्छा काम आता है लेकिन मैं उसको पैसे नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मैं उससे कहूँगा ठीक हम्म। है तुम्हारा काम अच्छा है तो पैसे मैं लगाता हूँ तुम करो, तो मैं उनको एंजल इन्वेस्टर मिल गया। तो इसी तरह जस्ट बिल्कुल। उनको पिच करना है लोगों को, और वो पिच करने के लिए पहले थोड़ा सा पोर्टफोलियो, थोड़ा सा उनका एक्सपीरियंस हो। लाइक आप डायरेक्ट स्टार्टअप्स में तब पढ़ सकते हो जब आपके पास पैसा है, और वो पैसा आपके हम्म। पास ऐसे नहीं आता। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है वो केस है, अलग केस है। लेकिन अगर आपको अपने दम पे कुछ करना है तो फिर ऑब्वियसली बात है कि पहले आपको ग्राइंड होना पड़ेगा, वो ग्राइंड आप पहले, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप किसी स्टार्टअप में काम नहीं किया हुआ या आपने किसी कंपनी में काम नहीं किया हुआ तो आप अपनी कंपनी कैसे रन करोगे? आपको पता ही नहीं हम्म। है कि मैं स्टार्टअप में काम किया तो मुझे समझ आई है कि एक जो को फाउंडर होता है या फाउंडर होता है उसके लिए कितनी डिफिकल्टी है। लाइक उसको, एक फाउंडर को मैं आपको बताऊं कि उसको डेवलपमेंट भी आनी चाहिए, उसको एसईओ भी आनी चाहिए, उसको मार्केटिंग भी आनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होनी चाहिए, उसकी पब्लिक प्रोफाइल भी, उसका अपनी ब्रांडिंग होनी चाहिए, उसके बाद उसके कनेक्शंस होने चाहिए, और फिर वो अ, इन सारों की बेस के ऊपर तब वो एक अच्छी स्टार्टअप रन कर सकता है। अगर आप खुद को कोडिंग, आपको खुद कोडिंग नहीं आती तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे जो आपके नीचे वाला, जो आपके नीचे एम्प्लॉय है जो कोडिंग कर रहा है वो आपको चूना नहीं लगा रहा? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐ- ऐसी ऐसी बैड प्रोडक्ट्स मुझे नजर आती हैं कि वो डेवलपर 2 2 साल काम किए हैं, जब वो छोड़ के गए हैं तो नेक्स्ट डेवलपर को समझ ही नहीं आती कि यार ये कोडिंग क्या हुई है, उसने ब्लेंडर मिक्सअप किया। क्रूड कोडर्स कहते हैं हम उनको। क्रूड कोडर्स होते हैं जो आधी चीजें यहाँ से उठाते हैं आधी यहाँ से उठाते हैं और मिक्सअप करके प्रोडक्ट दे देते हैं। वो फिर डेवलपर टाइम वेस्ट करता है, फिर वो कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही मैसी है, इसको नए सिरे से रीबिल्ड करना पड़ेगा, तो वो आपके रिसोर्सेज सारे का आ गया, टाइम का आ गया, मनी सब जाया हो गए। तो आपको खुद कोडिंग आनी चाहिए, आपको, आप अगर बैकएंड के इंजीनियर हो तो आपको फ्रंट एंड इतनी आनी चाहिए कि आप किसी को, अपने नीचे एम्प्लॉयज के कोड को रिव्यू कर सकें। ठीक है। फिर आपको एसईओ आनी चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, आपको पता हो कि अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग मैंने कैसे करनी है, वो सीखें, मार्केटिंग सीखें, लिंक्डइन के थ्रू सीखें, ट्विटर है,
उसके बाद आपके पोर्टफोलियो अच्छे होने चाहिए, फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ। फिर आपको कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, आप हर रोज़ किसी ना किसी इन्वेस्टर को ईमेल करें, ऐसे ईमेल कर दें कि यार मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारा काम मुझे पसंद है। तो आप देखोगे 100 में से 2-3 भी आपको रिप्लाई करेंगे ना, तो वो आपके एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। फिर आप किसी को फख्र से हम्म। बता सकते हो कि यार मेरा यूएस में, यूके में ऑलरेडी जानने वाले हैं। और जानने वाले इतने हैं कि 2-3 ईमेल्स आपस में जस्ट तबादला हुआ है, बट वो आपको कभी जिंदगी में हेल्प कर देंगे। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, मुझे कहते हैं यार तुम यूके आओ, हम तुम्हें अपने पास रखेंगे, तुम्हें कोई जॉब भी चाहिए तो हम करवा के देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि मेरे उनके साथ कनेक्शंस बिल्ड हो चुके हैं। अब वो खुद, मुझे उनको कोई हेल्प चाहिए होती है, मैं उनको करके देता हूँ, रिसोर्सेज मैं हायरिंग करके देता हूँ। तो वो जस्ट सिंपल ये है कि आप उनके साथ किसी ना किसी को बिल्ड करें, मतलब लिंक्डइन के ऊपर किसी गोरे को मैसेज कर दें, कनेक्शन भेजें कि यार तुम्हारा काम मुझे पसंद है। अगर आप गेम डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, तो किसी भी सिक्योरिटी के बंदे को मैसेज करेंगे मैं भी सिक्योरिटी में जाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या गाइड करोगे। मतलब आज से तुम अगर 5 सालों पहले, लाइक तुम अगर 5 साल पहले अपने आप को देखो तो क्या नसीहत करोगे, तो वही नसीहत मुझे कर दो, क्योंकि मैं हम्म। 5 सालों के बाद तुम्हारे स्टेज पे पहुंचना चाहता हूँ। तो आपको क्या देगा वो, एक आपको गाइड दे देगा। ये काम मैं करता हूँ तो मुझे एक अच्छी अच्छी एडवाइजेस भी मिलती हैं, बहुत सीनियर्स जो होते हैं मेरे। तो इससे आपको सही सही। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप अपने दम के ऊपर आप कुछ कर सकते हो, और वो चीज़ फिर आपको फख्र भी होगा कि हाँ ये जो कुछ है मैंने खुद बनाया। मेक सेंस। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो मेका एआई लाइक आपने अपना मॉडल ट्रेन किया है जिसके ऊपर वो अच्छा। लाइक स्टॉक एनालिसिस करता है, या फिर आप चैट हम जीपीटी या कोई और हम्म, यूज करते हैं? हमारे ना डिफरेंट एआई यूज हो रही हैं। सबसे पहले जो हम एआई कंटेंट यूज कर रहे हैं, सॉरी एआई यूज कर रहे हैं, वो चैटबॉट में, वो हमने चैटबॉट यूज किया, चैट जीपीटी का मॉडल यूज किया, चैट जीपीटी का, एक्लॉड का, डीप सीख के। लेकिन वो जो हम्म। मॉडल्स हैं वो ट्रेंड हमने खुद अपने डेटा पे किए हैं, ठीक है। क्योंकि वो मॉडल्स है, उनका जो कट ऑफ नॉलेज है वो 2023 समथिंग का है। वो उसको नहीं पता एप्पल की क्या प्राइस है, या उसको नहीं पता बिटकॉइन की करंट प्राइस क्या है। तो वो फिर हमारा डाटा उसको मिलता है और फिर उस डाटा को रीड करके रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे कि बिटकॉइन की करंट प्राइस क्या है, तो चैट जीपीटी गूगल सर्च करता है, गूगल सर्च करेगा या बिंग सर्च करेगा, फिर वहां से बिटकॉइन की करंट प्राइस निकाल के आपको कहेगा ये प्राइस है। हमारे मॉडल में उसको जरूरत नहीं है सर्च करने की, उसके पास ऑलरेडी डाटा है। फिर हम सिर्फ प्राइसेज नहीं देते, हम काफ़ी ज़्यादा डेटा देते हैं। उसके बाद हम लोग एआई यूज़ करते हैं। मैंने एक एल्गोरिदम बनाया हुआ है, प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम है, जो स्टॉक को ग्रेड करता है। उसके डिफरेंट हम्म। एनालिसिस के बेस पे, फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, या मे बी उनका प्राइसेस हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनका डेटा लेके, उनकी ग्रोथ लेके पूरा एक एल्गोरिदम है जो स्टॉक को ग्रेड करता है। एआई बेस्ड सिस्टम है वो, ठीक है। अब वो उसका फिर हमारा मॉडल वो भी बताता है कि हमारा जो मेका एआई का ग्रेड है एप्पल स्टॉक के लिए वो ए ग्रेड है, जिसका मतलब आप इसको बाय करना चाहिए। लेकिन साथ हम डिस्क्लेमर भी देते हैं। क्यों डिस्क्लेमर देते हैं? क्योंकि चैट जीपीटी या कोई भी एआई है वो वो हेलुसिनेशंस मिस्टेक्स करता है। कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो अगर उनके पैसे लूज हो गए किसी भी क्लाइंट के, तो हमें सू कर सकता है। तो हम पे हम्म। डिस्क्लेमर देते हैं कि ये हमारा ग्रेड है, तुम, हम इसको ए ग्रेड कह रहे हैं, बट अगर तुम बाय करना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ी सी फर्दर अपनी रिसर्च करनी है। तो वो रिसर्च करो, अपनी बिल्कुल। रिसर्च के बगैर इन्वेस्टमेंट ना करना। तो वो डिस्क्लेमर मस्ट है जब तक एआई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग स्टॉक फोरकास्टिंग करते हैं, लाइक कि मैं नेक्स्ट 7 ईयर्स तक स्टॉक को फोरकास्ट करता हूँ कि हम लोगों की ये ग्रेजुअली ग्रोथ होगी किसी भी स्टॉक की हिस्टोरिकल प्राइसेस की। फॉर एग्जांपल अगर अभी बिटकॉइन की प्राइस है 120 समथिंग या 90 के पे में भी आजकल है, तो अगले 7 सालों में अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये मे बी टच करे 150 के, या मे बी 200 के टच हम्म। करे। तो वो तब है जब अब हर चीज सही रहेगी। अब ये मार्केट में जितने भी बैठे हुए हैं शार्क्स बैठे हुए हैं, इलॉन मस्क हो हम्म। गए, ये लोग एक एक ट्वीट के ऊपर पूरे पूरे मार्केट क्रैश कर देते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती है इनका। इनका वो जेफरी एप्स्टाइन आइलैंड की फाइल्स रिलीज हुई तो पूरी की पूरी हम्म। मार्केट क्रैश कर जाती है। बिल्कुल। पॉलिटिक्स पे डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ कह दिया तो मार्केट क्रैश करेगी। तो अगर हर चीज हम्म। कनेक्ट रहेगी तो हमारा फोरकास्ट ठीक है, बट जैसे ही मार्केट क्रैश करेगी फिर इशू आ जाएगा।
तो हम लोग फिर फोरकास्ट पे भी अपना डिस्क्लेमर देते हैं कि यार ये हमारा डिस्क्लेमर फोरकास्ट है, फ्यूचर की चीजें हम फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, कोई भी ह्यूमन फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। तो हमारी ये चीजें हैं, फिर इनकी बेस के ऊपर हम स्टॉक को कहते हैं कि ऊपर ही जाएगा, या ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। लेकिन तुम साथ अपने मार्केट वर्ल्ड के इवेंट्स को भी नजर में रखना। जैसे कोई न्यूज आएगी तुम्हारी मार्केट, फिर हम साथ न्यूज पब्लिश करते हैं, उसके लिए भी हमारा ऑटोमेशन है कि हम लोग, हमारा ऑटोमेशन सिस्टम है जो खुद ट्रेंड्स को लेके खुद आर्टिकल लिखता है, फिर उन ट्रेंड्स के बेस के ऊपर स्टॉक्स की मार्केट को इन्वॉल्व करता है और उनको कनेक्ट करता है कि कैसे ये वाला पॉलिटिक्स का इवेंट है या कैसे ये वाला ऐसा ट्रेंड है जो स्टॉक मार्केट इफेक्ट करेगा। तो वो हम फिर लिख के उसको हम पब्लिश करते हैं। तो ये डिफरेंट राइट। जगहों पे हम डिफरेंट तरीके से AI यूज करते हैं। और आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड है इस प्रोडक्ट की, क्या आप इसमें और अपने एम्प्लॉयज को इंकरेज करते हैं कि वो कोडिंग में एआई यूज करें? ऑब्वियसली बात है। अभी एक चीज है मैं आपको बताता हूँ, अब हर बंदा AI यूज कर रहा है, ठीक है। इवन मेरे नॉन टेक्निकल क्लाइंट्स थे पहले, ऐसे क्लाइंट्स आते थे जो मुझे मैसेज करते थे कि हमने ये चीज़ बनवानी है। अब वो मुझे मैसेज करते हैं कि हमने ये चीज़ बना लिया, ये रन नहीं हो रही, हमें रन करके दो। तो जब मैं उनका कोड देखता हूँ तो 100% AI रिटर्न है। अगर आप AI नहीं यूज़ हम्म। करोगे तो वो कोई और करके आपसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। मसला कहाँ आ जाता है कि जब AI ने आपको कोई काम करके दिया और आपको समझ नहीं आई कि इसने ये क्या काम किया है, और आपने उसको शिप कर दिया। अब जब उसके हम्म। अंदर इश्यूज AI करना शुरू, AI ब्लेंडर कर देता है, ऑब्वियसली बात है। बेसिक लेवल पे ठीक है, लेकिन जब वो बहुत डीप चला जाता है ना, उसका कॉन्टेक्स्ट बढ़ जाता है, तो वो ब्लेंडर करता है। अगर आपको समझ ही नहीं है किसने ब्लेंडर किया और आपने उसी तरह प्रोडक्ट शिप कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है आप मिस्टेक करो। AI यूज करो, बट ये आपको पता हो कि AI क्या कर रहा है, क्या आपके लिए लिख रहा है और क्या। क्योंकि मैं इस तरह करता हूँ कि मैं AI को गाइड करता हूँ खुद लिख के, कि यहाँ से ये कोड लिख दो, यहाँ से ये कोड लिख दो, यहाँ से ये कोड लिख दो, फिर उसको मर्ज करके प्रोडक्ट चला लेता हूँ। बट अगर मैं उसको बोलूंगा मुझे ये फीचर बनाना है, बना दो, तो मुझे फीचर बना देगा और मुझे नहीं पता कि उस फीचर में उसने क्या किया हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जब मुझे उस फीचर को चेंज करना पड़ेगा या उसमें चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी, तो तब तो मुझे इशू समझ होगा। ही नहीं हम्म। है। तो AI यूज करें, बट AI पे डिपेंडेंट ना रहें, फुली डिपेंडेंट ना रहें, अपना माइंड यूज करें। अभी अब ऐसी थ्योरी या ऐसी रिसर्चेज आना शुरू हो गई हैं कि जो बहुत ज्यादा ChatGPT यूज करते हैं उनका अपना माइंड परफॉर्म करना छोड़ गया। हम्म। मेरा एक दोस्त था, वो AI पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता था, तो उसको मैंने एक टास्क दिया। जिस दिन मैंने उसको टास्क दिया उस दिन ChatGPT डाउन था। वो 15 मिनट का टास्क उसने पूरा दिन वेस्ट कर दिया। तो उनसे हम्म। पूछा क्यों नहीं किया, ये भी कहता है इशू है। ChatGPT डाउन है। मैंने कहा यार तुम्हारा ChatGPT डाउन था तो तुम खुद थोड़ा सा माइंड लगाते तो 15 मिनट में हो जाता। तो वो फिर AI पे फुली डिपेंडेंट हो गए, तो जिस दिन AI ना हुआ उस दिन वो क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आपके कंपेटिटर्स भी काफी ज्यादा आ गए हैं, जो आपने मेंशन किया था कि वो भी फाइनेंस में चैटबॉट्स को ला रहे हैं। तो अब आप क्या इसमें नए फीचर्स डाल रहे हैं, या फिर आपके क्या आगे का विजन है अपने प्रोडक्ट के लिए, जिससे आप अपने अभी कंपेटिटर्स से यानी स्टैंड आउट कर सकेंगे? अभी तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा फीचर है कि हम लोग अपनी चैट बॉट, अब मेरे पास एक क्लाइंट आता है मुझे कहता है यार आपके मेका AI का चैट बॉट मुझे बड़ा पसंद है, बट मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट में आ जाए। तो मैं उनसे हम्म। कहता हूँ कि मैं आपको नए सिरे से बना के दे दूंगा। ठीक है, अब उसमें उनके पैसे ज़ाया होंगे क्योंकि पूरे का पूरा एक मैंने आर्किटेक्चर बना। तो मैं अभी काम कर रहा हूँ कि अपनी चैट बॉट की API को पब्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो लोग आएंगे मेरी API में सब्सक्रिप्शन लेंगे, जिस तरह ChatGPT की हम्म। लेते हैं, और मेरी API जस्ट अपने पास कनेक्ट करेंगे, उनके पास वर्किंग चैटबॉट आ जाएगा। तो ये काम अभी तक इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई कर रहा है। और इसका मुझे सबसे बड़ा एज है क्योंकि मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं अपनी प्रोडक्ट हम्म। उन्हीं के क्लाइंट्स में डाल दूंगा। उनके जब अपने क्लाइंट्स के प्रोडक्ट्स में अपनी API ऐड करूंगा तो वो फिर मेरी प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर मैं बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर्स को हिट करूंगा कि तुम मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, उसके बदले मैं तुम्हें उस क्लाइंट की टोटल यूजेज का 10% पे करूंगा। अब अगर यूजर्स ने लोग $100 में भी एक क्लाइंट उनके रेफर से यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसको $10 मंथली में पे कर रहा हूँ। तो ये फिर मैं इस तरह, मेरे पास अभी लाइक इस वीक में मेरा ऑप्शन है कि नेक्स्ट वीक में, कमिंग वीक में मैं अपनी चैटबॉट API लाइव करूँ और फिर मैं इन्फ्लुएंसर्स को हिट करना शुरू करूँ। राइट। और अभी आपका जो करंट मॉडल है मोनेटाइजेशन का, वो क्या सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, वन टाइम फी है, और उसमें आप प्रीमियम अच्छा, यूजर्स को क्या लाइक एक्स्ट्रा फीचर्स दे रहे हैं जिससे उन्हें अभी थोड़ा जो हमारा, इंसेंटिव अभी मिलता है? हम लोगों ने ना फ्री रखा हुआ है मॉडल। फ्री इस वजह से है क्योंकि जब आप यूजर
गेट कर रहे होते हो, यूजर बेस सेटअप कर रहे होते हो, या यूजर एक्विजिशन के स्टेज पे होते हो, तब आप यूजर से पैसे नहीं चार्ज कर सकते। हम्म। या तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है, आज तक किसी ने नहीं किया, तो फिर तो क्लाइंट आपको पे करेगा। बट अगर आपके चैटबॉट में, या फॉर एग्जांपल अब मेरे साथ 8 और चैटबॉट्स हैं, अगर मैं अपने चैटबॉट के पैसे लेना शुरू कर दूंगा तो बाकी मेरा क्लाइंट दूसरे 7 चैटबॉट यूज करेगा, क्योंकि वो फ्री है। तो एक हम लोग कमाई अभी जो हमारी है वो हम लोग करते हैं गेस्ट पोस्टिंग से। गेस्ट पोस्टिंग ये होता है कि जब आपके पास लाइक अच्छी खासी ऑडियंस आ गया, 100 200 300 के या 400 के मंथली आपके यूजर्स हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो लोग आपको पिच करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के बारे में एक आर्टिकल लिखें, और पर आर्टिकल हम आपको पेमेंट पे करेंगे। तो उससे यह है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर तो ऑलरेडी ट्रैफिक है, तो उससे हमारी हम्म। प्रमोशन होती है। ठीक है। तो वो क्या सही सही। करते हैं कि ऊपर हमारी फाइनेंस के रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखा, और बीच में एक पैराग्राफ अपनी प्रोडक्ट का डाल दिया, तो फिर हमारी वेबसाइट से उनको एक लिंक चला जाता है। तो जैसे जैसे यूजर्स उधर जाएंगे, उनकी अथॉरिटी स्ट्रांग होगी, क्योंकि क्योंकि गूगल को लगता है कि इस वेबसाइट को जो लिंक्स आ रहे हैं वो अच्छी वेबसाइट से आ रहे हैं। हम्म। तो वो फिर वेबसाइट की अथॉरिटी स्ट्रांग होती है, तो इसको गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं, और ये पूरा एक बिजनेस मॉडल है, लोग काम करते हैं। तो एक हम गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू अर्निंग करते हैं। दूसरा मेरा ये सिस्टम है कि मैं टोकन बेसिस स्टार्टअप पे चार्ज करूं अपनी एपीआई से। तो अगर मेरी एपीआई किसी ने अपने चैटबॉट में डाली है, तो वो मंथली मुझे $50 दे रहा है। डिपेंड करता है जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ेगी 100, क्योंकि ये पे एज यू गो सिस्टम होता है। जितने आपने यूज किया उतने आपके टोकन कॉस्ट हुए, और हर टोकन का आपने फिर पे किया। तो आपका मिलियन टोकन्स का पे होता है 0.15 या $0.30, क्योंकि टोकन्स कम कॉस्ट करते हैं। चैट जीपीटी की एपीआई सस्ती है, तो हम फिर उसके मॉडल में थोड़े से पैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम एपीआई को पे कर रहे हैं, जहाँ से हम हम्म। डेटा प्रोवाइडर्स हैं, जहाँ से हम डेटा ले रहे हैं। फिर हमारा पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हम ऐड करके चैट जीपीटी की प्राइसिंग में फिर वो अपनी एपीआई लाइव करेंगे। तो अब अगर किसी को चैट बॉट चाहिए, तो जस्ट वो हमारी एपीआई को इंटीग्रेट करेगा, और उसके अंदर मंथली या वीकली, या जब उसकी अगर उसके बहुत ज़्यादा यूजर्स हैं तो उसको मे भी वीकली पैसे डलवाने पड़े, और अगर हम्म। उसकी ट्रैफिक नहीं है तो मंथली पैसे डलवाए, और वो हमारी एपीआई यूज़ करे। तो फिर हमारी जो एपीआई है वो ऑलरेडी कुछ बड़े कंट्रीज की स्टॉक मार्केट को कवर करती है, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, हांगकांग, जापान, इंडिया। तो आप फिर उनको क्या कहते हैं कि तो फिर वो उनके लिए अच्छा है। तो हम इंडिया से भी अगर हमारा कोई क्लाइंट आएगा, तो वो सिर्फ इंडिया की एपीआई इंटीग्रेट कर लेगा। उसमें जस्ट ट्रेनिंग है, वो अपने चैट बॉट को समझाएगा कि तुम इंडिया के लिए जस्ट काम कर रहे हो, तुम और किसी कंट्री के लिए नहीं कर रहे। तो फिर वो हमारा मॉडल दूसरे कंट्रीज के लिए आ, उनको इग्नोर करना शुरू हो जाएगा क्यूरीज को, और उनको समझाएगा कि नहीं यार, हम जस्ट इंडिया के लिए। तो सारी ट्रेनिंग में की कॉस्ट है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं, कोशिश करें आपके पोर्टफोलियो में एक चैटबॉट होना चाहिए, कस्टमाइज चैटबॉट होना चाहिए, जिसमें आपने फॉर एग्जांपल अगर आपका फाइनेंस में है, या लॉयर है, या आपका कहीं भी एक्सपीरियंस है, या इंटरेस्ट है, तो उस स्पेसिफिक डोमेन के अंदर आपका ट्रेन चैटबॉट होना चाहिए। ऐसा चैटबॉट जो आपकी पीडीएफ से डेटा लेके, या मे बी इंटरनेट से डेटा लेके उसकी बेस पे क्वेरीज रिटर्न कर रहा है। क्योंकि आजकल हर बंदा यही काम कर रहा है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये चीज़ ऐड हो गई है, तो आप एक जंप आगे कर गए। राइट। तो थ्रू आउट दिस इंटरव्यू आपने इतना सब कुछ शेयर किया, अपने स्टार्टअप के बारे में, अपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बारे में। अगर आज कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है या फिर फ्रेश ग्रेजुएट है, और वो आपकी तरह अपना एक टेक स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, तो व्हाट वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस जो आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका जो प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व कर रहे हैं अपने स्टार्टअप के थ्रू, वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेप्सी और सेवन अप ऑलरेडी हैं, तो आप एक मरिंडा लॉन्च कर रहे हो या फेंटा लॉन्च कर रहे हो, क्योंकि पेप्सी या फॉर एग्जांपल मरिंडा है तो आपने फेंटा लॉन्च कर दी। अब मिरिंडा ऑलरेडी ऑरेंज पेप्सी एग्जिस्ट करती है, तो तुम्हें फैंटा की जरूरत नहीं है। तो आप सबसे पहले हम्म। कोशिश करें कि आपका जो जिस प्रॉब्लम को आपका स्टार्टअप सॉल्व करने की कोशिश करेगा वो यूनिक हो। ठीक है। अगर वो यूनिक नहीं है और वो कॉपीड है, अब एक बात है, इन क्रीम पाकिस्तान में ऑलरेडी अच्छी चल रही थी, हम्म। इन ड्राइव आई, अब इन ड्राइव ने बियांगो आ क्रीम गई को है। खत्म कर
इन ड्राइव हाँ। और यंगो आ गई। इन ड्राइव का क्या मॉडल था कि हम यूजर्स को कस्टम प्राइसिंग का ऑप्शन देंगे। उस एक मॉडल के ऊपर उन्होंने क्रीम को डिफीट कर दिया, बीट कर दिया। हम्म। अगर आपने उबर के होते हुए क्रीम बना दिया है तो फायदा नहीं है, क्योंकि उबर और क्रीम एक काम कर रही है। लेकिन अगर आपने इन ड्राइव बनाई है तो फिर आपका स्टार्टअप रन करेगा, अदरवाइज आप बेकार है। सबसे पहले आपको अपना आइडिया यूनिक सोचना है, और वाकई ही किसी, अब आपको है ना, ये बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है। मेरा एक जान दोस्त थे, यूएस में होते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा एक ऑप्शन दिया था कि आप अपनी मार्केट में चले जाएं और उस मार्केट में जो दुकानदार है उनसे पूछें कि आपका पेन पॉइंट क्या है। आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आपके कस्टमर है रोज के, आपका पेन पॉइंट क्या है। और देखो अगर आप उस पेन पॉइंट को डिजिटली सॉल्व कर सकते हो ना, तो वो आपका स्टार्टअप है। हम्म। बस आप उसके ऊपर, उस आइडिया के ऊपर डिजिटली पूरी प्रोडक्ट बिल्ड करो, और फिर आप मार्केट में एंटर हो जाओ। सबसे पहले आपको इस एक स्वेट इक्विटी के नाम से एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है। स्वेट इक्विटी ये होता है कि आपके फ्रेंड्स हैं, जो फॉर एग्जांपल आप बैक एंड डेवलपर हो, आपके फ्रेंड है फ्रंट एंड डेवलपर है, कोई फ्रेंड है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर है, तो आप उनको बोलो कि आओ हम मिल के एक प्रोडक्ट बनाते हैं और फ्यूचर में हम लोग इक्विटी इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको स्वेट इक्विटी कहते हैं। इसमें फिर आपके पैसे नहीं लगते, कि जो ये आपने मोबाइल एप्लीकेशन बाहर पैसे दे के बनानी है वही आपका फ्रेंड आपको फ्री बना देगा। तो स्वेट इक्विटी भी अपने फ्रेंड्स को, अपने अच्छे सर्कल को लेके एक प्रोडक्ट बनाओ, उसका मिनिमम प्रोडक्ट, और मार्केट में आ जाओ। अभी आपने कोई ऑफिस नहीं खोलना, अभी आपने किसी को हायरिंग नहीं करनी, मार्केट में आ जाओ और अपनी ना मार्केटिंग शुरू कर दो। लिंक्डइन के ऊपर, ट्विटर के ऊपर लोगों को बेच करोगे मैंने प्रोडक्ट बनाई है तो आप ये देखो कैसी है। जब आपको लगेगा कि लोगों को पसंद आ रही है, यूजर्स आना शुरू हो गए, फिर इन्वेस्टर्स को पिच करो। जिस दिन हम्म। इन्वेस्टर हामी भर लेगा कि मैं तुम्हारे स्टार्टअप पे पैसे लगाता हूँ, उस दिन आप अपना ऑफिस खोलो, डेवलपर्स बिठाओ और अपने प्रोडक्ट को सेल करो। डायरेक्ट कभी भी कोशिश ना करें कि फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स से या अपने चाचू मामू से या किसी भी रिश्तेदार से 10 20 25 30 लाख 3 मिलियन लेके आपने स्टार्टअप पे लगा दिए, आप जाया करोगे। किसी भी स्टार्टअप पे सबसे पहले पार्ट टाइम में जॉब करो। हमेशा जॉब कभी नहीं छोड़नी। जॉब तब तक नहीं छोड़नी जब तक आपका स्टार्टअप स्टेबल नहीं हो जाता, क्योंकि जॉब आप छोड़ दोगे तो आप इंडस्ट्री में नया नहीं सीख सकोगे, नए कनेक्शन नहीं हम्म। बना सकोगे। जॉब करो शाम टाइम 3 से 4 घंटे दे के, अपने प्रोडक्ट को टाइम दो, उसके बारे में रिसर्च करो, उसको बनाओ, उसकी मार्केटिंग स्टार्ट करो, 6 मंथ्स लो कम से कम। उसके जब उसके यूजर्स आना शुरू हो जाएंगे और आपको कुछ समझ आना शुरू हो जाएगी कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं या नहीं, फिर यूजर से फीडबैक लो। किसी को मैसेज करो मेरी प्रोडक्ट देखो इसका फीडबैक क्या है। तो अगर वो आपके फीडबैक लोगों को पसंद आना शुरू हो गया, फिर इन्वेस्टर्स आपको पैसे लगाने को भी तैयार हो जाएंगे। और जिस दिन वो तैयार हो जाएंगे, जब आप किसी इन्वेस्टर को बताते हो ना, तो आप उसको बताते हो कि मेरे प्रोडक्ट पे ऑलरेडी 2,000 यूजर है या 2 लाख यूजर है, वो यूज कर रहे हैं। तो इन्वेस्टर खुशी से पैसे लगा देते हैं कि यार ये तो रनिंग प्रोडक्ट है। तो जिस दिन हम्म। आपको प्रोडक्ट मिल गया, उस टाइम आप अपनी जॉब छोड़ो, अपने फ्रेंड्स को लो, ऑफिस बनाओ और फुल टाइम अपने प्रोडक्ट में करो। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आप टाइम सिर्फ वेस्ट करोगे। मैंने ऐसे स्टार्टअप्स देखे हैं जिनके जो सीईओ थे वो सिर्फ अपने बाप के पैसे के ऊपर स्टार्टअप खोल लिया, फिर एक टाइम आया कि उनके बाप ने या उनके फादर ने बैकअप कर लिया, सिर्फ इस वजह से कि उनके बेटे को समझ नहीं है कि कैसे रन करना हम्म। है। वो जब तक किसी कंपनी में काम ही नहीं कर रहा तो कैसे स्टार्टअप ओपन करेगा। 2 से 3 साल पहले वो किसी स्टार्टअप में, सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम करे, उसके बाद फिर वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के थ्रू या अगर खुद भी इन्वेस्ट बूटस्ट्रैप मॉडल पे कर सकता है तो करे। मिनिमम प्रोडक्ट बनाए, फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ऑनलाइन डिप्लॉय करो। ऑनलाइन हजारों टूल्स हैं जो आपसे पैसे नहीं चार्ज करते, आपकी वेबसाइट को या आपकी प्रोडक्ट को ऑनलाइन रखते हैं। और फिर जब आपकी प्रोडक्ट पे यूजर्स आना शुरू हो गए तो आप डेफिनेटली, जैसे ही आपके प्रोडक्ट पे यूजर्स आएंगे ना, आपको खुद ही लाइक माइंडेड या ऐसे लोग जिनका जो जो आपको चाहिए, जो आपको रिक्वायर्ड है, वो खुद आपको मैसेज करना शुरू हो जाएंगे, यार तुम्हारी प्रोडक्ट हमें पसंद आई है। तो मुझे याद है कि मैंने एक पोस्ट की थी, मेरा एक टूल था सैलरी, जो यूजर्स की सैलरी लेता था कि वो इंडस्ट्री में कितने साल एक्सपीरियंस पे काम कर रहे हैं और ये उनकी सैलरी है। और फिर मैं उस डेटा को एग्रीगेट करके उनके एवरेजेस और मिन मैक्स निकाल के लोगों को हम्म। एक डिटेल देता था कि तुम्हारा अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है और तुम पाइथन डेवलपर हो तो तुम्हारी पाकिस्तान में इतनी एक्सपीरियंस। तो जब मैंने उस प्रोडक्ट को, वो चली नहीं तो मैंने उसको क्लोज कर दिया। जिस दिन शट डाउन की मैंने उसके बारे में पोस्ट की गई मेरी प्रोडक्ट है। जब मैंने प्रोडक्ट को बनाया था उस टाइम मेरे फॉलोअर्स थे 2 250 300। जब मैंने उसको शट डाउन किया था तो मेरे फॉलोअर्स थे 8,000।
तो वो मेरी अच्छा। प्रोडक्ट वो पोस्ट वायरल चली गई। जब वो वायरल गई, हर बंदा कमेंट में कहना शुरू हो गया कि भाई इस प्रोडक्ट को वापस लाइव करो, बड़ी अच्छी है, हमें पसंद आई है ये वो। तो जो मेरे जानने वाले थे वो कहते थे कि जब इसने पोस्ट बनाई थी, प्रोडक्ट बनाई थी, तब तो कोई सपोर्ट नहीं करता था, अब सारे आ गए हैं। तो फिर लोग कहते थे कि हम कोलैबोरेट करेंगे। फिर इवन मुझे इंटरनेशनल मार्केट के ऐसे लोगों ने कनेक्ट किया जो इस टूल को इंटरनेशनल मार्केट में रन कर रहे थे। उन्होंने अपने सैलरीज के, रिसर्चर्स के लिहाज से पूरे पूरे टूल बनाए हुए थे, यूएई में, सऊदीया, दुबई, गल्फ में, हर जगह, यूके, यूएस। वो मुझे कह रहे थे कि आपकी प्रोडक्ट पाकिस्तान में हम रन करना चाहते हैं, तो अगर आपको हमारी प्रोडक्ट पाकिस्तान में लेके जानी है तो भी ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में बनाते हो और आपके पास डेटा है तो हमें डेटा सेल भी कर सकते हो। कुछ कहते थे कि हम पैसे भी लगाएंगे, कुछ कहते थे आप प्रोडक्ट का आइडिया बस हमें दे दो, हम कोड दे दो, हम इसको खुद ही रन करेंगे। तो वो जो कनेक्शन मेरे बिल्ड होना शुरू हो गया वो हो जाते। तो राइट। लिंक्डइन तो के थ्रू मार्केटिंग करें। हाँ, मेन चीज मैंने जो इस इंटरव्यू से सीखी है वो यही है कि जो साइड प्रोजेक्ट्स पे भी हम काम कर रहे हैं उनके बारे में भी हमें पब्लिकली पोस्ट करना चाहिए ताकि यस, कनेक्शन बनते रहे। बिल्कुल। कनेक्शन बनते रहे। तो बिफोर हम इस इंटरव्यू को एंड करते हैं, अगर हमारे व्यूअर्स आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनकी कोई क्वेरीज हो, तो वो किस तरह कर सकते हैं? यार मैं तो प्रेफर करता हूँ लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है। असल में मेरी लिंक्डइन बैन हुई हुई है और मोस्ट प्रोबेबली के मंडे ट्यूसडे तक ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो हम्म। मेरी लिंक्डइन है स्लैश हुजैफा ज़हूर, HUZAIFAZZOR। हाँ, ठीक है। उसका मैं लिंक और डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन हाँ, में। अगर वो मेरी लिंक्डइन ओपन है तो लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लें, वरना मेरी व्हाट्सएप है या ईमेल है। मैं जो प्रेफर करता हूँ लिंक्डइन करता हूँ, क्योंकि मैं लिंक्डइन पे एक्टिव होता हूँ तो वहाँ पे मुझे रिप्लाई करना इजी होता है। व्हाट्सएप पे ऑलरेडी फिर आपको पता है वहाँ हम्म। पे वो प्राइवेट नंबर हो तो चीज़ें हाँ, ये मिक्सअप है। हो जाती हैं। तो आप कोशिश करेंगे, या तो मेरी ईमेल है वो भी आप डाल दीजिएगा जब तक लिंक्डइन बिल्कुल। ओपन नहीं होती, और अगर लिंक्डइन ओपन हो जाती है तो फिर वही फर्स्ट प्रायोरिटी है। राइट। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने आज के इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। मैंने भी बहुत कुछ नई थैंक यू चीज़ें हमजा, आपका सीखी, आई भी। एम श्योर। यू आर वेलकम। मेरे लिए भी काफ़ी इंजॉयबल एक्सपीरियंस था, और आई एम श्योर हमारी ऑडियंस ने भी काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। तो इंशाल्लाह फिर किसी और दिन बात इंशाल्लाह। करते हैं, और आई विश यू द बेस्ट।